हालांकि क्लियर विंड रोब्स कम रैंक का था, लेकिन इसमें स्वसफाई क्षमता थी। इसके अलावा यह सौम्या का एक उपहार था। इसलिए अर्जुन देव के कुनलुन क्षेत्र में आने और अन्य मजबूत कवच देखने के बाद भी उन्होंने इसे बदलने का विकल्प नहीं चुना। भौतिक शरीर की कितनी मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता है। यह कमोबेश प्रथम स्वर्ग मार्शल सम्राट के गोल्डन एम्परर बॉडी के बराबर है। इतने मजबूत भौतिक शरीर के बिना यह छोटा आदमी शायद इस तरह से गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि भले ही आम लोगों के पास इतना मजबूत भौतिक शरीर हो, फिर भी उनमें सहने का दृढ़ संकल्प नहीं होगा। वास्तव में ध्यान से देखने पर यह छोटा आदमी आंख बंद करके खुद को प्रताड़ित नहीं कर रहा था। परीक्षण के प्रत्येक दौर के साथ उसने कुछ हासिल किया होगा। हालांकि फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उन्हें बहुत कम समय दिया। ध्यान के लिए केवल एक दिन शेष है, यह शायद पर्याप्त नहीं होगा। महान डाकुओं की आंखें दीपक की तरह चमकीली थीं। उन्होंने अन्य काश्तकारों की तुलना में सब कुछ बहुत अधिक स्पष्ट रूप से देखा। जब उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने कोई भावना नहीं लाई, केवल वस्तुनिष्ठ तथ्यों को बताया। जब फ्लेम रॉक सॉवरेन ने यह सुना तो वह खुशी से मुस्कुराया। अगर वह 10 दिनों में इसे नहीं समझ सकता है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसे अपना तरीका सिखाऊंगा। मुझ पर किसी भी तरह का आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। चूंकि आप सभी मेरे इस छोटे से दोस्त को देखते हैं, तो उसे अपनी घाघ तकनीकों को भी पारित करने के बारे में कैसे? मैं गारंटी देता हूं कि वह उन्हें भी समझ पाएंगे। काला सागर के अन्य महान डाकुओं ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। यह किस तरह का मजाक था? संप्रभु मार्शल सम्राटों की घाघ तकनीक रहस्य थे जो किसी को नहीं दिए गए थे। यहां तक कि वे शायद ही कभी ऐसी बातें अपने शिष्यों को देते थे, केवल एक ही रक्त के अपने रिश्तेदारों को। कोई और फ्लेम रॉक सॉवरेन जितना उदार नहीं होगा। फ्लेम रॉक सॉवरेन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इस छोटे से आदमी से कैसे संबंधित हैं? अन्य महान डाकुओं ने भ्रम में पूछा। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि जब मैं छोटा था तो मुझे उसकी आइटम स्पिरिट से कई अनुग्रह और अनुग्रह मिले। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो भी आप नहीं समझेंगे। बस देखते रहो। अगर मेरा छोटा दोस्त वास्तव में सफल होने का प्रबंधन करता है तो देखते हैं कि आप बूढ़े लोग अपना चेहरा कहां छिपाने जा रहे हैं। हा हा। फ्लेम रॉक सॉवरेन, झगड़े को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पहले आपसे बहस नहीं करेंगे। अगर हम देखते रहेंगे तो हमारे पास अपना जवाब होगा। ब्लड शार्क सॉवरेन मंद मुस्कुराया और काला सागर के अन्य महान डाकुओं के साथ देखना जारी रखा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब जब बिना रुके गरजने वाली गड़गड़ाहट और अंतहीन चमकने वाली बिजली गायब हो गई, तो देखने वाले सभी काश्तकारों को उनकी अनुपस्थिति के लिए कुछ हद तक अभ्यस्त महसूस हुआ। अर्जुन देव के ध्यान शुरू करने के बाद काफी चर्चाएं हुईं। हालांकि 2 घंटे के बाद जगह धीरे धीरे शांत हो गई, बिना किसी आवाज के। वजह साफ थी। यदि एक ही विषय पर चर्चा जारी रही तो हर कोई अंततः इससे थक जाएगा। अब सभी की नजर अर्जुन देव पर पड़ी, जो चुपचाप हवा में पालथी मारकर बैठे थे। समय बीतता गया। पश्चिम में सूरज डूब गया और रात हो गई। बूम! ठीक इसी क्षण, एक ऐसा क्षण जब कोई भी तैयार नहीं था, अर्जुन देव ने अचानक अपने शरीर से एक चमकदार बिजली की रोशनी छोड़ दी। तीव्र उज्ज्वल प्रकाश ने तुरंत पहले के अंधेरे आकाश को फिर से उज्ज्वल कर दिया, जो दोपहर की सबसे तीव्र धूप की तरह लग रहा था। हवा में पालथी मारकर बैठे अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसके शरीर से आने वाली बैंगनी बिजली की रोशनी तेज हो गई। रोशनी इतनी चकाचौंध थी कि किसी ने सीधे उसे देखने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव धीरे धीरे हवा में खड़े हो गए। राजत्व के उनके प्रभुत्व के साथ एक विशाल आभा फैल गई। कितनी मजबूत राजसी आभा है, ब्लड शार्क सॉवरेन कहने में मदद नहीं कर सका। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव की आभा इन संप्रभु मार्शल सम्राटों के लिए उल्लेख करने योग्य नहीं थी। हालांकि अर्जुन देव की आभा में राजत्व के प्रभुत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसकी गहराई में देखने पर राजत्व के प्रभुत्व के पीछे गहराई से छिपी एक आभा की खोज करके कोई और भी चौंक जाएगा।
वह कुनलुन क्षेत्र पर शासन करने वाला रहस्यमय स्वर्गीय दाव था। अब अर्जुन देव के पास इतना जबरदस्त भाग्य था कि यह नग्न आंखों को भी अस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला था। कई संप्रभु मार्शल सम्राटों की आंखों में एक ईर्ष्यालु कास्ट था। भारी भाग्य एक ऐसी चीज थी जिसे हर किसान चाहता था लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता था। वह सफल हुआ। अर्जुन देव के पीछे भारी भाग्य को देखकर संप्रभु मार्शल सम्राट एक पल के लिए विचलित हो गए और कुछ हद तक संदिग्ध हो गए। साधारण काश्तकारों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे केवल अर्जुन देव की मजबूत और भयानक आभा को महसूस करते थे और इस बात को लेकर अधिक चिंतित थे कि वह सफल हुए या नहीं। वे जानना चाहते थे कि क्या अर्जुन देव शार्प स्पिरिट फिंगर, फ्लेम रॉक सॉवरेन की घाघ तकनीक को समझते हैं, जो किसी को भी नहीं दी गई थी। जल्द ही अर्जुन देव ने उत्तर देने के लिए सबसे सीधी विधि का उपयोग किया। सबकी आंखों के सामने वह हवा में खड़ा हो गया और अचानक आकाश की ओर इशारा किया। अर्जुन देव के शरीर पर टिमटिमाती तीव्र विद्युत रोशनी अचानक गायब हो गई क्योंकि उन्होंने इशारा किया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। उसका शरीर अब सादा और सरल लग रहा था, उस पर कोई गंदगी नहीं थी। गड़गड़ाहट। अगले ही पल हवा में तेज गड़गड़ाहट शुरू हो गई। पूरे फ्लेम रॉक महल का स्थान बिना रुके कांपने लगा। जैसे ही गड़गड़ाहट हुई, एक सम्राट की शक्ति चमक उठी और अर्जुन देव के शरीर पर गायब हो गई। जैसे ही उसने आकाश की ओर क्रूरता से इशारा किया, वास्तव में एक वास्तविक सम्राट की शक्ति प्रकट हुई। जब अर्जुन देव ने अपनी उंगली वापस ली तो आकाश में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। काले आंसू छेद को घेर लेते थे, मकड़ी के जाले की तरह फैल गए। इस दृश्य ने कई काश्तकारों को स्तब्ध कर दिया। अंतरिक्ष के माध्यम से फाड़ना, यह कुछ ऐसा था जो केवल मार्शल सम्राट ही कर सकते थे। अर्जुन देव वास्तव में शार्प स्पिरिट फिंगर को समझने में कामयाब रहे। वे एक मार्शल सम्राट के प्रतिद्वंद्वी हमले को शुरू करने वाले उपभोग अर्ध सम्राट की व्याख्या कैसे कर सकते थे। अर्जुन देव ने देखा कि हवा में छेद धीरे धीरे बंद हो रहा है। 3 दिनों तक स्थिर रहने के बाद उसका चेहरा एक संतुष्ट मुस्कान में शिथिल हो गया। हालांकि इस हड़ताल की तुलना साइकिल बैनर के चरम हड़ताल से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे अर्जुन देव ने बिना किसी बाहरी वस्तु की सहायता के केवल अपने शरीर की ताकत का उपयोग करके लॉन्च किया था। इसके अलावा साइकिल बैनर के चरम हमले के दुष्प्रभावों और खतरनाक प्रभावों की तुलना में शार्प स्पिरिट फिंगर बहुत अधिक व्यावहारिक था। सीनियर फ्लेम रॉक सॉवरेन के पॉइंटर्स के लिए बहुत धन्यवाद। यह जूनियर अपनी खुद की शार्प स्पिरिट फिंगर को सफलतापूर्वक समझने में कामयाब रहा। अर्जुन देव हवा में घूम गए और फ्लेम रॉक सॉवरेन को गहराई से प्रणाम किया। फ्लेम रॉक सॉवरेन के चेहरे पर एक मुस्कान भर गई। वह महान डाकुओं के समूह के बीच कान से कान तक मुस्कुराया। आप बहुत विनम्र हैं। मैंने केवल आपको दिशा बताई थी। 10 दिनों में शार्प स्पिरिट फिंगर को समझने में सक्षम होने के लिए आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। काला सागर के अन्य महान डाकुओं के चेहरों पर जो झटका लगा वह आम काश्तकारों से कम नहीं था। ब्लड शार्क सॉवरेन ने सोच समझकर चारों ओर देखा। आधे दिन तक ध्यान करने के बाद वह शार्प स्पिरिट फिंगर को समझने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि उन्होंने उन 5 दिनों के दर्दनाक परीक्षण के दौरान जल्दी से इसका अधिकांश पता लगा लिया। फिर ब्लड शार्क सॉवरेन ने थोड़ा सिर हिलाते हुए दूसरों के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। चूंकि अर्जुन देव 10 दिनों में शार्प स्पिरिट फिंगर को समझ सकते थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह पूरे कुनलुन महाद्वीप की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को पार कर सकते थे और स्वर्गीय तारों वाले महासागर के 4 सीज हीरो गैदरिंग में इतनी चमक से दिखाई दे सकते थे। इन महान डाकुओं के वंशजों को इस युवा को कोई अवांछनीय क्षति नहीं हुई। एज्योर सम्राट का वंशज वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरा। जब अर्जुन देव ने फ्लेम रॉक सॉवरेन के बगल में लोगों को देखा तो उन्हें उनकी उपस्थिति कुछ अजीब लगी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि शार्प स्पिरिट फिंगर की उनकी समझ यहां इतने सारे भयानक विशेषज्ञों को आकर्षित करेगी। हालांकि अर्जुन देव को अभी इस बात की चिंता नहीं थी। वह अपनी शार्प स्पिरिट फिंगर का परीक्षण करना चाहता था। इसकी तुलना फ्लेम रॉक सॉवरेन की मूल शार्प स्पिरिट फिंगर से करना चाहता था, यह देखने के लिए कि कौन सा मजबूत था। अर्जुन देव ने फ्लेम रॉक सॉवरेन की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, 10 दिन पहले सीनियर ने केवल एक उंगली का इस्तेमाल करके मुझे अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर किया।
क्या आप इस जूनियर को एक और मौका देंगे? जैसे ही अर्जुन देव ने यह कहा, उन्होंने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। यह अर्जुन देव वास्तव में साहसी थे। उसने बस शार्प स्पिरिट फिंगर को समझा और उसने तुरंत फ्लेम रॉक सॉवरेन को चुनौती दी। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने हंसते हुए खुशी से स्वीकार किया, मैं बस आपके ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि क्या आपकी शार्प स्पिरिट फिंगर बराबर है, क्या यह मेरी फ्लेम रॉक सॉवरेन की प्रतिष्ठा के साथ न्याय करती है। वह जोर से हंसे और अर्जुन देव के पार हवा में एक रुख अपनाया। फ्लेम रॉक सॉवरेन की मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में अर्जुन देव की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। काला सागर के अन्य महान डाकुओं ने सभी ने रुचि के भाव दिखाए। अर्जुन देव की तरह सीनियर की तकनीक को समझने के बाद किसी सीनियर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करना किसी व्यक्ति के लिए वास्तव में दुर्लभ था। वह वास्तव में काफी साहसी था। उन्होंने कहा, नियम 10 दिन पहले की तरह ही है। आप अपनी साधना को एक उपभोग अर्ध सम्राट के रूप में उपयोग करेंगे और मैं केवल आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की ताकत का उपयोग करूंगा, फ्लेम रॉक सॉवरेन ने व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए कहा। फ्लेम रॉक सॉवरेन को अपने चेहरे की परवाह नहीं थी या वह जीता या हारा। वास्तव में उन्हें उम्मीद थी कि अर्जुन देव उन्हें हरा सकते हैं। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि फ्लेम रॉक सॉवरेन आसान हो जाएगा, बल्कि वह और भी सख्त होगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, इस बार मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। हाँ, आपको अपनी क्षमताओं के साथ बोलना होगा। आपने पिछली बार भी यही बात कही थी। फ्लेम रॉक सॉवरेन हल्के से हंसे। उनकी मानसिक स्थिति पहले से ही उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। हुश! बिना कुछ कहे दोनों ने मौजूद सभी काश्तकारों की आंखों के सामने बिजली की गति से अपनी चाल चली। शार्प स्पिरिट फिंगर में असाधारण गति थी। यदि कोई अपना समय लेता है, यह देखने की कोशिश करता है कि दूसरे पक्ष के उद्घाटन क्या हैं, और एक कदम से धीमा है, तो वह हार जाएगा। इसलिए दोनों ने तेजी से हमला किया, कुछ हद तक देखने वाले काश्तकारों के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेजी। सभी ने अंधेरी रात में अचानक दो चमकदार रोशनी दिखाई दी। रोशनी ने पूरी जगह को रोशन कर दिया, जिससे यह सबसे गर्म, तीव्र दोपहर की तरह लग रहा था। आभा एक दूसरे के समान लग रही थी। अंतर केवल विवरण और रंग में था, एक बहुत बड़ा अंतर। अर्जुन देव की उंगलियों पर प्रकाश बिजली की रोशनी से टिमटिमा रहा था, एक शुद्ध बैंगनी। हालांकि फ्लेम रॉक सॉवरेन की उंगलियों पर रोशनी एक उग्र लाल थी, एक चमकदार और आकर्षक लाल जो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज वहां धधक रहा हो। पैंग! सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलने पर दोनों शार्प स्पिरिट फिंगर्स आपस में भिड़ गए। रोशनी दिखाई देने के क्षण से लेकर उनकी टक्कर तक सब कुछ लगभग तुरंत होने लगता था। तीव्र संघर्ष दो सितारों के एक दूसरे से टकराने जैसा था। अंतरिक्ष में लंबे आंसू दिखाई दिए, जो पूरे फ्लेम रॉक महल को कवर करने वाले आकाश में फैल गए। जब सदमे की लहर बाहर निकली, तो कुछ कमजोर काश्तकारों को नीचे गिरा दिया गया और खून की उल्टी हो गई। यदि फ्लेम रॉक महल की संरचनाओं के लिए नहीं, तो सभी इमारतें उस क्षण ढह जाती जब दो शार्प स्पिरिट फिंगर्स आपस में टकरा जाती, मलबे में तब्दील हो जाती। शार्प स्पिरिट फिंगर बनाम शार्प स्पिरिट फिंगर। प्रकाश के दो देदीप्यमान झुरमुट जल्दी से आए और जल्दी से चले गए। जब रोशनी गायब हो गई, तो एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में जीत का फैसला किया गया। अर्जुन देव के होठों के एक कोने से खून का रिसाव हुआ और वह लगातार हवा में वापस चले गए। उसके हर कदम के साथ आकाश में गड़गड़ाहट की एक दरार गूंज उठी। अर्जुन देव ने खुद को स्थिर करने से पहले कुल 10 कदम उठाए। जब तक उसने अपना पैर पाया, तब तक उसके पीछे का आकाश पहले से ही बिजली और गड़गड़ाहट से भर चुका था, आकाश को काले बादल ढक रहे थे। दूसरी ओर, फ्लेम रॉक सॉवरेन, जिसने केवल आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की ताकत का इस्तेमाल किया, अर्जुन देव से भी बदतर स्थिति में था। जैसे ही प्रकाश गायब हुआ, अर्जुन देव ने फ्लेम रॉक सॉवरेन को उड़ते हुए भेज दिया था। बेशक, फ्लेम रॉक सॉवरेन के पास गोल्डन एम्परर बॉडी थी और उसकी मूल ताकत विशाल थी। हालांकि वह वापस खटखटाया गया, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। नियमों के अनुसार, अर्जुन देव को जीतने के लिए केवल फ्लेम रॉक सॉवरेन को वापस दस्तक देने की आवश्यकता थी। वह पहले ही आवश्यकताओं को पार कर चुका था,
सीधे फ्लेम रॉक सॉवरेन को हवा में गिरा रहा था, जिससे भारी लाभ प्राप्त हो रहा था। स्वाभाविक रूप से विजेता एक नज़र से स्पष्ट था। जगह शांत हो गई। हर कोई स्तब्ध रह गया। अर्जुन देव ने न केवल शार्प स्पिरिट फिंगर को समझने के लिए 10 दिनों का उपयोग किया, बल्कि इसका उपयोग करके फ्लेम रॉक सॉवरेन को भी हराया। एक कहावत थी, प्रशिक्षु को पढ़ाने के बाद गुरु भूखा मर जाएगा। यह इस कहावत का मूर्त रूप था। यहां तक कि फ्लेम रॉक सॉवरेन को भी इस परिणाम के चारों ओर अपने दिमाग को लपेटने में कुछ कठिनाई हुई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अर्जुन देव ने इतनी अच्छी तरह से जीत कैसे ली। हालांकि एक पल बाद वह समझ गया। फिर वह हवा में खड़ा हो गया, उसकी हंसी राहत से भर गई। आपकी शार्प स्पिरिट फिंगर वास्तव में बराबर है। अप्रत्याशित रूप से, आपने वास्तव में इसमें अपनी आदिम ऊर्जा का भी उपयोग किया। फ्लेम रॉक सॉवरेन के मूल अनुमान में प्राइमर्डियल एनर्जी बहुत मजबूत थी। यदि अर्जुन देव ने तीव्र आत्मा की उंगली में आदिशक्ति का प्रयोग किया तो अर्जुन देव निश्चित रूप से खुद को चोट पहुंचाते। पहले फ्लेम रॉक सॉवरेन ने सोचा था कि अर्जुन देव कदम दर कदम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, पहले अपनी सभी लॉ एनर्जी का उपयोग करेंगे, फिर इस कदम से अधिक परिचित होने के बाद प्राइमर्डियल एनर्जी को शामिल करेंगे। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने अपने शरीर की सभी ऊर्जाओं का उपयोग करते हुए एक ही सीमा में सफलता प्राप्त की। जब अर्जुन देव ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा का इस तरह से उपयोग किया, तो वह पहले से ही प्रथम स्वर्ग मार्शल सम्राट से कमजोर नहीं था। चूंकि फ्लेम रॉक सॉवरेन ने केवल आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की ताकत का इस्तेमाल किया था, स्वाभाविक रूप से इसके परिणामस्वरूप एक आउट एंड आउट नुकसान हुआ। ऐसा नहीं था कि फ्लेम रॉक सॉवरेन की शार्प स्पिरिट फिंगर अर्जुन देव के लिए कोई मुकाबला नहीं था। इसके बजाय यह था कि फ्लेम रॉक सॉवरेन ने जिस ऊर्जा का उपयोग किया था, उसकी तुलना अर्जुन देव के साथ नहीं की जा सकती थी। भले ही फ्लेम रॉक सॉवरेन एक वरिष्ठ था, लेकिन उसे यह नुकसान बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं लगा। इसके बजाय वह संतुष्ट महसूस कर रहा था। ब्लड शार्क सॉवरेन, क्या आपने यह नहीं कहा कि मेरा छोटा दोस्त 10 दिनों में शार्प स्पिरिट फिंगर को बिल्कुल नहीं समझ पाएगा? अभी न केवल वह इसे समझ रहा था, बल्कि उसने इसके पूरे संस्करण को भी समझा था। कोई विचार? फिर फ्लेम रॉक सॉवरेन अन्य महान डाकुओं का सामना करने के लिए मुड़ा और अहंकार से मुस्कुराया। और तुम बूढ़े मूर्खों ने उसे प्रतिध्वनित किया। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप सभी के चेहरे पर थप्पड़ महसूस होता है? 12 महान डाकुओं ने अपने दांत भींच लिए क्योंकि उन्होंने प्रसन्न फ्लेम रॉक सॉवरेन का सामना किया। हालांकि वे खंडन नहीं कर सके, केवल फ्लेम रॉक सॉवरेन को उनका उपहास करने की अनुमति दी। फिर भी ये सभी लोग संप्रभु मार्शल सम्राट थे। उनकी मानसिक अवस्थाएं सामान्य कृषकों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थीं। स्वाभाविक रूप से वे अधिक उदार भी थे। थोड़ी देर बाद ब्लड शार्क सॉवरेन ने आह भरी और कहा, एज्योर सम्राट का वंशज वास्तव में अविश्वसनीय है। यह बूढ़ा आदमी इस बार वास्तव में आश्वस्त है। इतना कहने के बाद ब्लड शार्क सॉवरेन ने आगे बढ़कर अर्जुन देव को एक उत्कीर्ण कार्ड देते हुए कहा, छोटे दोस्त, अगर आपके पास समय है तो आप मेरे ब्लड फील्ड माउंटेन मैनर पर आ सकते हैं। यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपका मनोरंजन करेगा। काला सागर के शीर्ष महान डाकू के इस निमंत्रण का सामना करते समय अर्जुन देव ने कुछ हद तक एहसान महसूस किया। इस दुनिया में जहां ताकत का राज था, अर्जुन देव, एक उपभोग अर्ध सम्राट, एक संप्रभु मार्शल सम्राट को इतनी विनम्रता से निमंत्रण जारी करने में कामयाब रहे। यह कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना करने की हिम्मत दूसरे नहीं करेंगे। उत्कीर्ण कार्ड प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ, मुझे इस तरह का सम्मान दिखाने के लिए। जब मेरे पास समय होगा, मैं निश्चित रूप से मिलने आऊंगा। ब्लड शार्क सॉवरेन से शुरू होकर अन्य महान डाकुओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन सभी ने मुस्कुराते हुए चेहरे पहने और विनम्रता से अर्जुन देव को एक एक उत्कीर्ण कार्ड दिया। जब उनके पास समय हो तो उन्हें अपने आवास पर जाने के लिए आमंत्रित किया। कोई निष्पक्षता नहीं है। काला सागर के 13 महान डाकुओं ने एक ही समय में अर्जुन देव को निमंत्रण दिया। ईर्ष्या मत करो। यदि आप 10 दिनों में शार्प स्पिरिट फिंगर को समझ सकते हैं और फ्लेम रॉक सॉवरेन की शार्प स्पिरिट फिंगर को हरा सकते हैं,
तो मुझे विश्वास है कि आपको भी ऐसा उपचार मिलेगा। हालांकि ईर्ष्या न करना मुश्किल है। इन 13 उत्कीर्ण कार्डों के साथ अर्जुन देव भविष्य में बिना किसी डर के काला सागर में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ काला सागर नहीं, यह कहना अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि यह पूरे समुद्री दुनिया तक फैल जाएगा। डार्क सिटी के सभी काश्तकारों ने ईर्ष्यापूर्ण भावों का खुलासा किया क्योंकि उन्होंने देखा कि महान डाकुओं ने एक के बाद एक अपने उत्कीर्ण कार्ड दिए और अर्जुन देव को आमंत्रित किया। काला सागर के इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं था जब काला सागर के सभी 13 महान डाकुओं ने एक व्यक्ति को निमंत्रण जारी किया हो। हर किसी की आंखों के सामने दृश्य की खबर निश्चित रूप से दूर दूर तक फैलती थी। अगर नजर मार सकती थी तो अर्जुन देव इन दसियों हजार लोगों की निगाहों के नीचे कई बार मर जाते। सभी 12 आने वाले महान डाकुओं के जाने के बाद फ्लेम रॉक सॉवरेन एक मुस्कान के साथ चला गया और अर्जुन देव के कंधे को थपथपाया। उन्होंने कहा, छोटे दोस्त, इस बार आपने मुझे कुछ चेहरा पाने में मदद की है। जब वे बूढ़े मूर्ख अंदर आए तो वे सभी बहुत अहंकारी थे क्योंकि वे अंदर घुस रहे थे। मैंने उन्हें इतने लंबे समय तक इतना आज्ञाकारी कभी नहीं देखा। व्याख्यान देते समय गोज निकालने की भी हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव हंस पड़े। ऐसा लग रहा था कि गुरप्रीत और बलवान का उग्र स्वभाव निश्चित रूप से फ्लेम रॉक सॉवरेन से आया था। उनके जिद्दी रवैये सभी स्पष्ट रूप से एक ही साँचे से आए थे। उसके बाद फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अर्जुन देव के हाथ में उत्कीर्ण कार्डों को देखा। उसने अपनी मुस्कान वापस ले ली और एक गंभीर अभिव्यक्ति पर कहा, मेरा विशेष प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद आपको जाना चाहिए और अन्य महान डाकुओं से मिलना चाहिए। इन उत्कीर्ण कार्डों को नीची दृष्टि से मत देखो। अर्जुन देव के हाव भाव आशंकित हो गए। कुछ देर सोचने के बाद वह समझ गया। एज्योर सम्राट के वंशज के रूप में उसने पहले ही अपने लिए देख लिया था कि उसके राजा सम्मेलन समारोह में उसके दुश्मन कितने भयानक थे। 13 उत्कीर्ण कार्ड 13 संप्रभु मार्शल सम्राटों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसका मतलब था कि पूरा काला सागर उसके पक्ष में खड़ा था। इतनी ताकत के साथ एक साथ काम करने के साथ उनकी ताकत बिना कहे चली गई। इस रात अर्जुन देव ने काला सागर के 13 महान डाकुओं को समझाने के लिए अपनी सर्वोच्च कृपा का उपयोग किया, जिससे वह खुद को शक्तिशाली सहायता प्राप्त कर सके। असाधारण अनुग्रह, आसमान के नीचे अद्वितीय। अर्जुन देव ने गंभीरता से उत्कीर्ण कार्डों को हटा दिया और एक बार फिर फ्लेम रॉक सॉवरेन को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने पूछा, वरिष्ठ, आप मुझे कब सिखाने जा रहे हैं कि प्राइमरियल एनर्जी का उपयोग कैसे करें? कोई जल्दी नहीं है। हम सुबह फिर से बोलेंगे। आपको पहले जाना चाहिए और ठीक से आराम करना चाहिए, फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अपने हाथ की एक लहर के साथ लापरवाही से जवाब दिया। 10 दिन समझने के बाद अर्जुन देव वाकई कुछ थक गए थे। उसने सिर हिलाया। फिर कुछ ही झलकियों में वह उस आंगन में उतरा जहां वह रुका था। शयन कक्ष में लौटने के बाद अर्जुन देव ने उन आदिम गोलियों को निकाला जो फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उन्हें दी थी। वह गहराई से द्रवित महसूस कर रहा था। फ्लेम रॉक सॉवरेन का यह एहसान बहुत बड़ा था। वह नहीं जानता था कि वह इसे कब चुका सकता है। अभी भी अभिमा था। लिटिल अभिमा के बिना फ्लेम रॉक सॉवरेन अर्जुन देव के साथ इतनी निकटता से नहीं चल पाएगा। यह अभिमा की वजह से भी था कि फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उस दाव को गंभीरता से नहीं लिया और अर्जुन देव को प्राइमरियल पिल्स सौंप दी। फ्लेम रॉक सॉवरेन को एक बार फिर से चुनौती देते समय अपनी शार्प स्पिरिट फिंगर का परीक्षण करने के अलावा अर्जुन देव कुछ हद तक प्राइमरियल पिल्स की अपनी प्राप्ति को सही ठहराना चाहते थे। जैसे ही अर्जुन देव अभिमान के बारे में सोच रहे थे, खिड़कियां खुल गईं और अभिमा की आकृति बेडरूम में प्रवेश करती हुई चमकी। जैसे ही खिड़कियां खुलीं, कोमल चांदनी उसके शरीर पर उतरी, जिससे वह एक परिष्कृत और ताजा महसूस कर रही थी। यह नजारा देखकर अर्जुन देव ने कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिमा का ऐसा भावभंग होगा। आप क्या सोच रहे हैं, बेवकूफ मास्टर? मेज पर खड़े होकर अभिमा ने खुशी से पूछा। अर्जुन देव के अलावा जो शार्प स्पिरिट फिंगर की उनकी समझ और काला सागर के 13 महान डाकुओं के उच्च सम्मान के बारे में सबसे अधिक खुश था, वह स्वाभाविक रूप से अभिमा था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। वह वाक्पटु था, लेकिन वह अपने परिचित लोगों से झूठ बोलने में अच्छा नहीं था।
कुछ शब्द कहने पर गलतफहमी पैदा करेंगे। यह देखते हुए उन्हें न कहना ही सबसे अच्छा था। अर्जुन देव को जवाब न देते देख अभिमा ने अपने मन में कुछ अनुमान लगा लिया। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने कहा, आप जल्द ही हेवनली स्टार आइलैंड लौट आएंगे। क्या आपकी कोई योजना है? अर्जुन देव ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने इस बारे में बहुत पहले सोचा था। इस बार जब मैं वापस जाता हूं तो मैं ड्रैगन गेट की पहाड़ी पट्टिका को खड़ा करने की योजना बना रहा हूं और चारों समुद्रों में घोषणा करता हूं कि ड्रैगन का द्वार औपचारिक रूप से स्थापित हो गया है। क्या यह थोड़ा बहुत तेज नहीं है? इस जवाब ने अभिमा को चौंका दिया। हालांकि वह जानती थी कि अर्जुन देव ने बहुत पहले से ऐसा करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी होगा। सभी के साथ अभिमा ने सोचा था कि अर्जुन देव मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के बाद ड्रैगन के द्वार को फिर से स्थापित करेंगे। अर्जुन देव ने खड़े होकर आदिम गोली को दूर कर दिया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में तेज नहीं है। आज इन उत्कीर्ण कार्डों को प्राप्त करने से मुझे अपनी योजना के बारे में और भी अधिक यकीन हो गया। कुछ चीजें हैं जो करनी होती हैं। जल्दी हो या देर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण भी था। इससे पहले कि वह मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ता, उसे स्काई डोम दायरे में वापस जाने की जरूरत थी। जहां तक उस पहचान का सवाल है जिसका वह तब उपयोग करेगा, ड्रैगन के गेट के संप्रदाय मास्टर के रूप में लौटना सबसे अच्छा होगा। इस तरह वह अपने पिता के दिल में संघर्ष को हल करने में सक्षम होगा। जैसे ही दोनों ने ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना पर चर्चा की और विवरण में तल्लीन करने वाले थे, अर्जुन देव अचानक जम गए। फिर एक दर्दनाक अभिव्यक्ति प्रकट की। अभिमा ने संदेह से पूछा, क्या गलत है? किसी ने मेरी चेतना के समुद्र में घुसपैठ की। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी आंखें बंद करने और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठने से पहले इस रेखा को निचोड़ लिया। उसे चिंता का एक स्तर महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब अभिमा ने बगल में देखा तो उसे लगा कि यह कुछ अजीब है। हालांकि वह उसकी मदद नहीं कर सकती थी और केवल घबराकर इंतजार कर सकती थी। अर्जुन देव की चेतना के सागर के अंदर एक मजबूत ऊर्जा ने निडर होकर अर्जुन देव के मन की गहराइयों का पता लगाया, जैसे कि वह उनके सभी रहस्यों को खोदने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन देव के मन में दृश्य कौंध गए। हालांकि जब स्काई डोम दायरे में स्वर्गीय कृपाण मंडप के किंगयुन पीक पर दृश्य तय किया गया, तो अर्जुन देव और सौम्या के एक साथ होने की छवियां, अत्यंत मजबूत मानसिक ऊर्जा इन यादों को मिटाने की कोशिश करते हुए पागल हो गई। यह कौन है? क्या यह व्यक्ति मुझे एक बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी निशान के हत्या कर रहा है? सपना देखें। अर्जुन देव के मन में क्रोध छा गया। उसकी चेतना के समुद्र में सारी मानसिक ऊर्जा बढ़ गई और कई दीवारें बन गईं, जिससे उस अत्यंत अत्याचारी मानसिक ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया गया। पैंग, पैंग, पैंग। यह अत्यंत अत्याचारी मानसिक ऊर्जा एक भारी मुक्के की तरह थी, जो अर्जुन देव की सभी मानसिक ऊर्जा की दीवारों को तोड़ रही थी। अरे नहीं! यह मानसिक ऊर्जा बहुत अत्याचारी है। अर्जुन देव पर मूव करने वाला शख्स निश्चित रूप से प्राइम लेवल एक्सपर्ट था। इसके अलावा यह वह व्यक्ति था जिसने मानसिक ऊर्जा की खेती पर ध्यान केंद्रित किया था। अन्यथा अर्जुन देव इतने असहाय नहीं होते। उनकी मानसिक ऊर्जा पहले से ही जादुई ऊर्जा में संघनित हो चुकी थी, जो कि कुछ ऐसा नहीं था जिसे सामान्य मार्शल सम्राट तोड़ सकते थे। फिर भी अर्जुन देव का बचाव बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। दूसरे पक्ष ने उन मानसिक ऊर्जा की दीवारों को आसानी से नष्ट कर दिया जो अर्जुन देव ने बनाई थीं, जैसे कि वह एक पेड़ से मृत शाखाओं के माध्यम से झाड़ रही हो। मैं इसे तुम्हारे साथ लड़ूंगा। अर्जुन देव ने रक्षा को छोड़ दिया और मानसिक ऊर्जा के अपने अंतिम टुकड़े इकट्ठा किए। उनकी चेतना का पूरा समुद्र हिल गया। उसकी बढ़ती मैजिक एनर्जी भी एक मुट्ठी की रोशनी में संघनित हो गई, क्योंकि वह एक काउंटर पंच के साथ विस्फोट कर रहा था। महत्वपूर्ण क्षण में जब मुट्ठी की रोशनी टकराने वाली थी, अर्जुन देव की एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट अचानक चौंक गई और सीधे उसकी चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा मुट्ठी की रोशनी में खुद को भर दिया। दूसरे पक्ष की मानसिक ऊर्जा मुट्ठी की रोशनी ने एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट की उपस्थिति को महसूस किया।
इसने स्पष्ट रूप से इसे स्तब्ध कर दिया क्योंकि यह एक पल के लिए रुक गया। अर्जुन देव की नीली रंग की मुट्ठी की रोशनी को देखकर भारी बढ़त होने के बावजूद दूसरा पक्ष पीछे हट गया। हालांकि जब सब कुछ शांत हो गया तो अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और उनके होठों के एक कोने से खून निकल गया। उसके सिर में एक पीड़ादायक फूला हुआ एहसास था। इसके अलावा यह दर्द आत्मा को चोट लगने से आया था। भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह इस दर्द का सामना नहीं कर सकता था। अर्जुन देव, क्या गलत है? अभिमा ने चिंता से पूछा क्योंकि वह जल्दी से दौड़ी और अर्जुन देव की मदद की। अर्जुन देव ने अपने होठों से खून पोंछ लिया। फिर उन्होंने कहा, स्वर्ग ने देवता संप्रभु को छोड़ दिया, व्यक्तिगत रूप से मुझ पर एक कदम उठाया। एक प्रधान जो मुख्य रूप से मानसिक ऊर्जा की खेती करता था, उसके हमलावर के इस विवरण ने अर्जुन देव को कुनलुन क्षेत्र में लोगों की भीड़ को सिर्फ इस व्यक्ति के लिए नीचे गिराने की अनुमति दी। कोई और नहीं था जिसके पास इतनी मजबूत मानसिक ऊर्जा की खेती थी, जो अरबों किलोमीटर दूर से एक निशान छोड़े बिना लोगों को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा ऐसा करने से कोई सबूत नहीं बचेगा और किसी और को उस पर पकड़ नहीं मिलेगी। लोगों का यह समूह वास्तव में हताश कार्यों के लिए प्रेरित है। वे बहुत बेशर्म हैं, अभिमा ने कहा, दर्द महसूस करते हुए। अर्जुन देव अभिमा को देखकर सांत्वना से मुस्कुराया। यह कोई समस्या नहीं है। इस असफलता के बाद वह फिर से प्रयास करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब एक प्राइम ने एक चाल चली और एक बार असफल हो गया, तो वे स्वाभाविक रूप से दूसरा कदम उठाने में बहुत शर्मिंदा होंगे। हालांकि किसी वजह से अर्जुन देव के दिल में अभी भी परछाई बनी हुई थी। अगली सुबह फ्लेम रॉक महल को पहले ही उसकी शांतिपूर्ण स्थिति में बहाल कर दिया गया था। अर्जुन देव की समझ से आकर्षित साधक सभी चले गए थे। जब फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अर्जुन देव की नजर डाली तो वह तुरंत भौहें सिकोड़ ले। क्या गलत है? आपके भौतिक शरीर के साथ आपकी सभी चोटें ठीक हो जानी चाहिए। तुम्हारी आत्मा अभी भी इतनी गरीब क्यों है? फ्लेम रॉक सॉवरेन से चीजों को छिपाना मुश्किल था, इसलिए अर्जुन देव ने कल रात की घटनाओं के बारे में ईमानदारी से बात की। आपका अनुमान सही है। यह स्वर्ग द्वारा देवता संप्रभु को त्यागने वाला कदम होना चाहिए। मैं एक बार कई देवता रेस मार्शल सम्राटों के संपर्क में आया था और वे ऐसा करने में सक्षम हैं। द फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अर्जुन देव के अनुमान को सत्यापित किया। फिर उन्होंने जारी रखा, किसी ने शायद काला सागर के 13 महान डाकुओं के मामले को फैलाया, जो आपको उनके उत्कीर्ण कार्ड दे रहे थे, जिसने उसे हताश उपायों के लिए प्रेरित किया। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उन्होंने शांति से कहा, वरिष्ठ, कृपया मुझे सिखाएं कि आदिम ऊर्जा कैसे विकसित की जाती है। इस अनुरोध ने फ्लेम रॉक सॉवरेन को चौंका दिया। अप्रत्याशित रूप से उन्हें अर्जुन देव की आंखों में कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखी। इसके बजाय अर्जुन देव ने शांति से अपना अनुरोध किया। आप अपने क्रोध को सहन करने में काफी सक्षम हैं। अगर मैं तुम्हारे जैसा छोटा होता तो मैं गड़गड़ाहट की तरह पागल हो जाता। शायद मैं भी जल्दबाजी में गया होता और अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ देवता जाति के काश्तकारों को मार डाला होता। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या इससे कोई फायदा है? इस जवाब ने फ्लेम रॉक सॉवरेन को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। फिर उन्होंने कहा, वास्तव में यह बेकार है। वह एक प्रधानमंत्री है जिसने 9 स्वर्गीय बिजली क्लेशों को दूर किया है। मेरे यह सब करने का क्या मतलब है? मुझे बस इतना करना है कि ठीक से जिएं, उस बिंदु तक जिएं जहां मैं उसे एक घातक झटका दे सकूं और सभी अपमान को धो सकूं। मैं उसे अपनी योजनाओं को बाधित नहीं करने दे सकता। अर्जुन देव की आंखें स्थिर पानी की तरह शांत थीं। हालांकि अगर कोई पानी की उस मोटी परत के माध्यम से झांकता है तो उसे उनकी गहराई में छिपी नफरत दिखाई देगी। राजा सम्मेलन समारोह में वापस स्वर्ग को छोड़ने वाले देवता संप्रभु ने उस पर हथेली पर प्रहार किया, उसे मौके पर ही अपंग करना चाहता था और कोई दया नहीं दिखाना चाहता था। मानवदानव स्वर्ग में बार बार दहाड़ने वाले अवधेश राणा की स्मृति अभी भी अर्जुन देव के मन में ताजा थी, अमिट थी। इस बिंदु पर अर्जुन देव और स्वर्ग को त्यागने वाले देवता के बीच की घृणा अपूरणीय थी। इस नफरत को मिटाया नहीं जा सका। यह केवल मृत्यु के साथ समाप्त हो सकता है। अर्जुन देव को जो करने की जरूरत थी
वह मजबूत होते रहना था। फिर वह मार्शल सम्राट की ओर बढ़ने के अपने रास्ते में अपने दुश्मनों को रौंद देगा। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। प्राचीन काल से ऐसा कोई नहीं रहा है जिसका मार्शल सम्राट तक आगे बढ़ने का रास्ता आपके जितना कठिन था। मैं उस दिन के लिए अतुलनीय प्रत्याशा से भर गया हूं जब आप मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए आदिम ऊर्जा की खेती का पाठ यहीं से शुरू हुआ। फ्लेम रॉक सॉवरेन की शुरुआत इस बात से नहीं हुई थी कि प्राइमरियल एनर्जी की खेती कैसे की जाए। इसके बजाय उन्होंने आदिम ऊर्जा की व्याख्या करने के साथ शुरुआत की जो मार्शल सम्राटों के विभिन्न स्वर्गों में होगी। आदिम ऊर्जा की खेती एक ऐसी चीज है जिसे हर मार्शल सम्राट अनुभव करता है। आमतौर पर एक फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट प्राइमरियल एनर्जी के 100 स्ट्रैंड इकट्ठा कर सकता है। एक दूसरा स्वर्ग मार्शल सम्राट प्राइमरियल एनर्जी के 200 स्ट्रैंड्स इकट्ठा कर सकता है। एक तीसरा स्वर्ग मार्शल सम्राट प्राइमरियल एनर्जी के 300 स्ट्रैंड्स इकट्ठा कर सकता है। प्राइमरियल एनर्जी के स्ट्रैंड्स की संख्या 9वें स्वर्ग तक प्रत्येक स्वर्ग के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है। तो एक संप्रभु मार्शल सम्राट के पास प्राइमरियल एनर्जी के 900 स्ट्रैंड तक हो सकते हैं। एक साधारण तुलना का उपयोग करते हुए कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि 9वें स्वर्ग का संप्रभु मार्शल सम्राट प्रथम स्वर्ग माइनर स्वर्गीय मार्शल सम्राट की तुलना में 9 गुना अधिक मजबूत होगा। हालांकि वास्तव में जब दोनों वास्तव में लड़े तो असमानता केवल 9 गुना नहीं थी। यहां तक कि अगर 100 से अधिक प्रथम स्वर्ग मार्शल सम्राट थे तो वे एक संप्रभु मार्शल सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। दोनों के बीच की दूरी को संख्याओं से ऑफसेट नहीं किया जा सकता था। प्रत्येक बिजली क्लेश ने मार्शल सम्राटों में सुधार लाया जो केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं थे। प्राइमरियल एनर्जी भी काया पलट से गुजरेगी और एक बड़े सुधार का अनुभव करेगी। इस तरह की तुलना के साथ अर्जुन देव ने महसूस किया कि एक संप्रभु मार्शल सम्राट के सामने उनकी आदिम ऊर्जा के 10 स्ट्रैंड अपर्याप्त थे। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने जारी रखा, आपको क्या लगता है कि आपको यह सब बताने में मेरा उद्देश्य क्या है? स्पष्ट रूप से फ्लेम रॉक सॉवरेन कुछ महत्वहीन समझाने में कोई समय बर्बाद नहीं करेगा। इसका संबंध अर्जुन देव की साधना से निकटता से होना था। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और अपने दिल में एक जवाब पाया। हालांकि एक बार फ्लेम रॉक सॉवरेन द्वारा धोखा दिए जाने के बाद वह अब अधिक सतर्क था। अर्जुन देव ने जांच करते हुए कहा, सीनियर का उद्देश्य मुझे यह बताना होना चाहिए कि अलग अलग स्वर्गों के मार्शल सम्राट आदिम ऊर्जा की एक अलग मात्रा को क्यों परिष्कृत कर सकते हैं? उत्तर भौतिक शरीर में होना चाहिए। उसके बाद सीनियर मुझे अपने भौतिक शरीर की ताकत के आधार पर पॉइंटर्स देने का इरादा रखता है जिससे मुझे प्राइमरियल एनर्जी की सीमा विकसित करने में मदद मिलती है जिसे मेरा भौतिक शरीर सहन कर सकता है। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। बुद्धिमान लोगों के साथ संवाद करना वास्तव में आसान है। वह सही है। यही इसका सिद्धांत है। आपका भौतिक शरीर पहले से ही प्रथम स्वर्ग मार्शल सम्राट के स्वर्ण सम्राट शरीर के बराबर है। तो आपको प्राइमरियल एनर्जी के 100 स्ट्रैंड इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए। सौभाग्य से फ्लेम रॉक सॉवरेन ने इस बार उसे धोखा नहीं दिया। अर्जुन देव ने अपने दिल में राहत की सांस ली। फिर भी अर्जुन देव को अभी भी कुछ संदेह था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने पूछा, वरिष्ठ, बहुत से लोग मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने से पहले अपने भौतिक शरीर की खेती नहीं करते हैं। मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के बाद वे अभी भी स्वर्ण सम्राट शरीर प्राप्त करते हैं। उस स्थिति में क्या इसका मतलब यह है कि मार्शल सम्राट के पास आगे बढ़ने से पहले भौतिक शरीर के काश्तकारों को जो भी कड़वाहट और पीड़ा से गुजरना पड़ा वह बर्बाद हो जाएगी? अर्जुन देव ने व्यक्तिगत रूप से भौतिक शरीर की साधना के दर्द का अनुभव किया था। यदि आंख बंद करके अपने भौतिक शरीर को तड़का लगाने के लिए नहीं ताकि वह उसी साधना के लोगों से अलग हो सके तो वह ऐसी स्थिति में समाप्त नहीं होता जहां उसे 5 साल के भीतर मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ना पड़ता। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसने अर्जुन देव को लंबे समय तक परेशान किया था, उन्हें भ्रमित किया था। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत हैं। मैंने पहले जो कहा था उसकी शुरुआत में 2 शब्दों पर ध्यान दें। सामान्य रूप से बोल रहा हूं, अर्जुन देव का मन बहुत तेज था। जैसे ही फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उत्तर दिया,
अर्जुन देव ने उन शब्दों के बारे में सोचा। यह सही है। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो अलग होते हैं। यह उन काश्तकारों को संदर्भित करता है जो आपकी तरह अपने भौतिक शरीर को संयमित करते हैं। आकाश हमेशा निष्पक्ष रहा है। लाभ दुख के अनुरूप होगा। यह सिद्धांत केवल भौतिक शरीर की खेती करने वालों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि अन्य काश्तकारों पर भी लागू होता है। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने जारी रखा, जब आप मार्शल सम्राट के पास आगे बढ़ेंगे तो आप इस सिद्धांत को समझेंगे। अभी आपको इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो प्राइमर्डियल पिल्स दी हैं उन्हें बाहर निकालो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उन्हें कैसे परिष्कृत किया जाए। क्या औषधीय गोलियों को सिर्फ निगलने की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें परिष्कृत करने का कोई और तरीका हो सकता है? अर्जुन देव ने प्राइमर्डियल पिल्स निकालते हुए भ्रमित महसूस किया। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने गोलियों की बोतल ली और हंसे। यदि आप वास्तव में उन्हें निगल लेते हैं तो आप अधिकांश औषधीय ऊर्जा को प्राइमर्डियल पिल्स में बर्बाद कर देंगे। तो फिर मुझे यह कैसे करना चाहिए? फ्लेम रॉक सॉवरेन को समझाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अस्वाभाविक रूप से गंभीर हो गया और कहा, मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें 3 चीजें सिखाऊंगा। आप उनमें से किसी एक को बिना कीमत के नहीं सीख पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो केवल मार्शल सम्राट ही सीख सकते हैं। उन्हें एक उपभोग अर्ध सम्राट के रूप में सीखना एक स्वर्ग विरोधी कार्य है। इसलिए आप जिस पीड़ा से गुजरेंगे उसे टाला नहीं जा सकता है। यहां तक कि अगर आपने शार्प स्पिरिट फिंगर सीखने के लिए मेरी पद्धति का पालन किया होता तो यह असाधारण रूप से दर्दनाक होता। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आदिम ऊर्जा की खेती करने का मेरा तरीका समान रूप से असीम रूप से अत्याचारी और बेहद खतरनाक है। दर्द बिना कहे चला जाता है। अर्जुन देव ने कुछ देर खुद से बुदबुदाते हुए कहा, सीनियर को पहले से ही मेरे दृढ़ संकल्प को समझना चाहिए था जब आपने मुझे शार्प स्पिरिट फिंगर को समझा था। खतरा चाहे जो भी हो, जब तक यह मेरी ताकत बढ़ा सकता है, मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। अच्छा, एक कृपाण निकालो। फ्लेम रॉक सॉवरेन का चेहरा डूब गया क्योंकि उसने कुछ बहुत ही भ्रमित करने वाला कहा। हालांकि अर्जुन देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के यूनिवर्स रिंग से एक तेज छोटी कृपाण निकालते हुए आज्ञा का पालन किया। पुसी। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने सीधे छोटी कृपाण से वार किया। उनके सामने अर्जुन देव की अर्ध स्टेप गोल्डन बॉडी कागज की तरह थी। इस छुरा के साथ एक उंगली के आकार का घाव दिखाई दिया और खून लगातार बहने लगा। अपने घावों को ठीक न होने दें। यदि आप उस आदिम ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं जिसे एक प्रथम स्वर्ग मार्शल सम्राट एक उपभोग अर्ध सम्राट के रूप में इकट्ठा कर सकता है, तो यह सिर्फ पहला कदम है। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने ठंडी, भावनाहीन अभिव्यक्ति के साथ कहा। अर्जुन देव ने अपने दांत पीस लिए और तीव्र दर्द को सहन करते हुए रक्त को बहने दिया। उसके बाद फ्लेम रॉक सॉवरेन ने एक प्राइमर्डियल पिल निकाली और उसे अपनी उंगली से फ्लिक किया। औषधीय गोली घाव में प्रवेश कर गई। अर्जुन देव के रक्त ने तुरंत लालच से औषधीय गोली में आदिम ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उसका शरीर तुरंत इस विस्फोटक ऊर्जा से भर गया जिससे उसे असीम शक्ति का एहसास हुआ। आदिम गोली में आदिम ऊर्जा उस ऊर्जा से कई गुना अधिक थी जिसे अर्जुन देव ने अवशोषित किया था जब उन्होंने अंतरिक्ष और समय का द्वार खोला था, 10 साल की साधना के बराबर। हालांकि उनके पास गोल्डन एम्परर बॉडी नहीं थी। यह विस्फोटक ऊर्जा उनके भौतिक शरीर की एक चरम परीक्षा थी। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कुछ नहीं कहा। उसने दूसरी प्राइमर्डियल गोली डालने से पहले अर्जुन देव को फिर से दिल के पास छुरा घोंप दिया। तीसरा छुरा घोंपा। चौथा चाकू। 5वां छुरा घोंप। कुल 9 छुरा घोंपने के बाद फ्लेम रॉक सॉवरेन रुक गया। प्रत्येक छुरा घोंपने के परिणामस्वरूप एक खूनी घाव हो गया। यह देखने में बहुत क्रूर लग रहा था। फ्लेम रॉक सॉवरेन द्वारा अर्जुन देव को 9 बार छुरा घोंपने के बाद उनके दिल को 9 उंगलियों के आकार के घावों ने घेर लिया, जिससे एक औसत आकार का घेरा बन गया। डोंग डोंग डोंग। अर्जुन देव का दिल लयबद्ध रूप से धड़क रहा था। हर बार जब यह धड़कता था तो उसके शरीर ने बड़ी मात्रा में मौलिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उसका भौतिक शरीर किसी भी क्षण फट सकता है।
उनकी वर्तमान स्थिति ने वास्तव में दिल दहला देने वाली चिंता वाक्यांश को मूर्त रूप दिया। यद्यपि अर्जुन देव ने सभी आदिम ऊर्जा को एक सम्राट के अपने हृदय में अवशोषित करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उनके प्रयास पर्याप्त नहीं थे। अगर फ्लेम रॉक किंग ने सावधानी नहीं बरती तो अर्जुन देव एक पल के बाद ही फट जाते। बोतल में अभी भी एक अंतिम प्राइमर्डियल पिल थी, जिसका उपयोग फ्लेम रॉक सॉवरेन ने नहीं किया था। बोतल को ढकने के बाद उन्होंने एक हाथ से अर्जुन देव की छाती को जल्दी से धक्का दिया। फ्लेम रॉक सॉवरेन की उंगलियों की नोक रोशनी से जगमगा उठी। हर बार जब वह अर्जुन देव के शरीर को धक्का देता था, तो अर्जुन देव के शरीर से प्रकाश की एक किरण आकाश में उड़ती थी। जब उन्होंने अर्जुन देव को 9 बार उकसाया, तो अर्जुन देव के सीने पर एक छोटा सा आकार दिखाई दिया और धीरे धीरे घूमने लगा। अर्जुन देव के पैरों के नीचे एक व्यू भी प्रकट हुआ। इसके अलावा प्रकाश की 9 किरणों ने हवा में एक समान गठन किया। संरचनाओं के इस सेट को 9 क्रांति ब्रह्मांड मूल गठन के रूप में जाना जाता है। अतीत में अमर साधकों ने इसका इस्तेमाल अमर आध्यात्मिक युद्ध निकाय को संयमित करने के लिए किया था। इसे प्राप्त करने के बाद मैंने इसे बदल दिया। सबसे पहले, यह आपके भौतिक शरीर की रक्षा कर सकता है। इसे प्राइमर्डियल पिल से औषधीय ऊर्जा के परिणामस्वरूप विस्फोट से रोक सकता है। दूसरे, यह औषधीय ऊर्जा की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। प्रत्येक चक्र के साथ यह आदिम ऊर्जा को आधा कर देगा। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अपना हाथ वापस ले लिया, उसके चेहरे पर थकान लिखी हुई थी। उन्होंने कहा, संरचनाओं का यह समूह स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। तीनों जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी गायब नहीं हो सकता। यदि आप औषधीय ऊर्जा के दर्द को सहन नहीं कर सकते हैं और आधे रास्ते में हार नहीं मान सकते हैं, तो आपकी छाती पर गठन नष्ट हो जाएगा। जब गठन संतुलन खो देता है, तो आप इसके साथ नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। तीव्र दर्द ने सभी भाषणों को रोक दिया। अगर वह कर सकता था, तो वह निश्चित रूप से जोर से शाप देगा। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने वास्तव में उसे बिना वापसी के रास्ते पर धकेल दिया। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि फ्लेम रॉक सॉवरेन की साधना पद्धति इतनी खतरनाक होगी। फ्लेम रॉक सॉवरेन मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैं कुछ शराब पीने जा रहा हूं। छोटे दोस्त, सहने की पूरी कोशिश करो। अन्यथा, यदि आप विस्फोट करते हैं, तो मेरा फ्लेम रॉक महल, जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, आपके साथ नष्ट हो जाएगा। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने एक मुस्कान को मजबूर किया और जल्दी से चला गया, जैसे कि वह एक मानव बम से बच रहा था, जिसने अर्जुन देव को बहुत निराश कर दिया और चाहता था कि वह उसे लात मारने के लिए दौड़ सके। जबकि फ्लेम रॉक सॉवरेन ऐसा लग रहा था जैसे वह एक लापरवाह दिल के साथ चला गया हो, वह वास्तव में दूर नहीं था। उन्होंने एक ऊंचे मंडप में अभिमा के साथ शराब पी। जब तक वे अपना सिर थोड़ा झुकाते थे, तब तक वे अर्जुन देव को जमीन पर पालथी मारकर बैठे देखेंगे। लिटिल बा, क्या अर्जुन देव को इस तरह मजबूर करना बहुत निर्दयी नहीं है? अभिमा ने चिंतित होकर पूछा, क्योंकि उसने अर्जुन देव के सीने पर घावों को देखा जो ठीक नहीं हुए थे और उनके दिल की धड़कन को सुना। अर्जुन देव की त्वचा पूरी तरह से फट गई थी, जिससे उनके सफेद वस्त्र खून से सने हुए थे और उन्हें पूरी तरह से लाल रंग का हो गया था। उसके माथे पर नीली नसें उभर आईं और खून ने उसके चेहरे की विशेषताओं को अस्पष्ट कर दिया। यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस तरह के दर्द से गुजर रहा था। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उदास होकर उत्तर दिया, हमें निर्दयी होना होगा। यदि वह एक उपभोग अर्धसम्राट के रूप में आदिम ऊर्जा के 100 किस्में को संघनित करना चाहता है, यहाँ तक कि प्राइमर्डियल पिल्स, उसके आधे कदम वाले गोल्डन बॉडी और मेरे 9 रिवॉल्यूशन यूनिवर्स ओरिजिन फॉर्मेशन के साथ भी, उसे अभी भी उस पर अपना जीवन दांव पर लगाना होगा। यदि स्वर्ग को चुनौती देने वाले मार्ग में कोई खतरा नहीं है, तो यह स्वर्ग विरोधी नहीं होगा। अभिमा ने अपना शराब का प्याला नीचे रख दिया और थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। यह चाकू की धार पर नाचने जैसा है। यह बहुत चिंताजनक है। फ्लेम रॉक सॉवरेन मुस्कुराया और कहा, आराम करो। अपने लचीलेपन के साथ, वह निश्चित रूप से इसे बना लेंगे। अगर यह वास्तव में कुछ ऐसा होता जो उसकी क्षमताओं से अधिक होता, तो मैं उसे इसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता। अभिमा मंद मंद मुस्कुराई और अपना सिर घुमा लिया। लिटिल बा, इस बार यह सब आपके लिए धन्यवाद है।
मैं आपको अर्जुन देव की ओर से टोस्ट देता हूं। फ्लेम रॉक सॉवरेन शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। बड़ी बहन अभिमा, तुम मेरे साथ इतनी विनम्र क्यों हो रही हो? उन्हें थंडर सम्राट की विरासत में मिली थी और आपने मुझसे मदद भी मांगी। मैं कैसे मना कर सकता हूं? आपके या थंडर सम्राट के बिना आज का फ्लेम रॉक सॉवरेन नहीं होता। इसके अलावा यह छोटा लड़का भी एक बिना पॉलिश किया हुआ रत्न है। उनकी क्षमता अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कौन जानता है, मुझे भविष्य में उनकी सलाह लेनी पड़ सकती है। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया था कि फ्लेम रॉक सॉवरेन की उसे सिखाने की इच्छा अभिमा से कसकर जुड़ी हुई थी। हालांकि उसने अनुमान नहीं लगाया होगा कि अभिमा ने व्यक्तिगत रूप से फ्लेम रॉक सॉवरेन को अपनी ओर से ऐसा करने के लिए कहा था। थोड़ा सा विचार करने से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक गहरे रिश्ते के बिना कौन सा संप्रभु मार्शल सम्राट एक बाहरी व्यक्ति को अपनी घाघ तकनीक सिखाएगा जो दूसरों को नहीं दी गई थी? इसके अलावा कौन सा संप्रभु मार्शल सम्राट किसी बाहरी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से निर्देश देने के लिए अपना 1 महीना बर्बाद करेगा? दुनिया में कोई भी बिना किसी कारण के दूसरे के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। डूबता सूरज ऊंचे मंडप के ऊपर से उतरा, जिससे अभिमान का युवा दिखने वाला चेहरा गहरा लाल हो गया। उसने अपना शराब का प्याला नीचे रख दिया और अर्जुन देव की ओर उदास होकर देखा। खुद से बुदबुदाया, छोटी अभिमा बेकार है। मैं केवल यहां तक आपकी मदद कर सकता हूं। डोंग डोंग डोंग। 3 दिन बाद आखिरकार अर्जुन देव के दिल की धड़कन धीमी हो गई। हालांकि भले ही यह धीमा हो गया, प्रत्येक बीट के साथ इसमें लगी प्राइमर्डियल एनर्जी की मात्रा और भी अधिक विशाल और सघन थी। यह एक प्राचीन दिव्य घंटी की तरह बज रहा था, जिसने सभी को चौंका दिया। पूरा फ्लेम रॉक महल हर धड़कन के साथ कांप रहा था। हालांकि इस बार फ्लेम रॉक सॉवरेन के पास महल के बाहर एक संरचना बिछाने की दूरदर्शिता थी, जिससे सभी ध्वनि बंद हो गई थी। अन्यथा इन दिल की धड़कनों के साथ आकाश में एक दिव्य घंटी की तरह गूंजती है। वे निश्चित रूप से पूरे अंधेरे शहर में सभी काश्तकारों को फिर से आकर्षित करेंगे। ऊंचे मंडप में फ्लेम रॉक सॉवरेन की अभिव्यक्ति शिथिल हो गई। उन्होंने अभिमा से कहा, स्थिति पहले ही स्थिर हो चुकी है। अगर वह अब हार भी मान लेता है तो भी उसके शरीर को फटने का कोई खतरा नहीं होगा। अब यह सिर्फ एक बात है कि वह कितना हासिल कर सकता है। अभिमा के चेहरे पर खुशी चमक उठी। ऐसा कैसे? फ्लेम रॉक सॉवरेन ने समझाया, यह नौक्रांति ब्रह्मांड मूल गठन कृषक की प्रतिभा पर निर्भर करता है। सही परिस्थितियों में यह प्राइमर्डियल एनर्जी के 90 किस्में को संघनित करने के लिए 9 प्राइमर्डियल पिल्स का उपयोग कर सकता है। अभिमा को उनकी बात अजीब लगी। उसने कहा, मैं प्राइमर्डियल पिल के बारे में जानती हूं। हालांकि इसे परिष्कृत करना कठिन है और कुनलुन क्षेत्र में दुर्लभ है, लेकिन इसका प्रभाव उतना भयानक नहीं होना चाहिए। एक गोली प्राइमर्डियल एनर्जी के केवल एक स्ट्रैंड को संघनित करने में सक्षम होनी चाहिए। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा, यह वही है जिसके बारे में बड़ी बहन अभिमा को पता नहीं है। मेरा 9 रिवॉल्यूशन यूनिवर्स ओरिजिन फॉर्मेशन, जो अमर युग से एक गठन है, औषधीय गोलियों के प्रभाव को बढ़ाता है। एक विशेषज्ञ गठन मास्टर के हाथों में प्रत्येक चक्र प्रभाव को दोगुना कर देगा। 9 परतों के बाद यह एक खगोलीय संख्या तक पहुंच सकता है। माई 9 रिवॉल्यूशन यूनिवर्स ओरिजिन फॉर्मेशन केवल एक सरलीकृत संस्करण है और यह उतना भयानक नहीं है। हालांकि यह कमोबेश 81 गुना प्रभाव प्राप्त कर सकता है। क्या आपको अब भी लगता है कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं? अभिमा ने मन ही मन बुदबुदाया, 81 बार। यह 700 से अधिक प्राइमर्डियल पिल्स होगी। इसे देखते हुए यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, यह अभी भी उसके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। यदि उसका मन पर्याप्त दृढ़ नहीं है तो यह अजीब नहीं होगा यदि वह केवल 10 किस्में आदिम ऊर्जा को संघनित करता है, फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा। अभिमा ने पूछा, आपको क्या लगता है कि अर्जुन देव अंत में आदिम ऊर्जा के कितने तारों को संघनित कर सकते हैं? फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अपनी राय व्यक्त करने से पहले कुछ देर सोचा। अभी हर दिन के लिए जो वह सहता है वह प्राइमर्डियल एनर्जी के 10 और स्ट्रैंड प्राप्त करेगा। मेरा मानना है कि वह अगले 5 दिनों तक चलने में सक्षम होगा और अंत में आदिम ऊर्जा के 60 किस्में को संघनित करेगा।
अभिमा ने उदासीनता से जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह पूरे 9 दिनों तक टिक पाएंगे। इससे पहले कि वह औषधीय ऊर्जा को अवशोषित करना समाप्त कर ले, वह रुकेगा नहीं। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने तर्क दिया, यह असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले इससे भी अधिक दर्दनाक कुछ अनुभव किया हो? अभिमा मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। अर्जुन देव ने पहले भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया था। स्काई डोम दायरे में वह बिजली का क्लेश जो उसने झेला था, वह इससे कहीं अधिक दर्दनाक था। एक झटके में 5 दिन बीत गए। वह समय जो फ्लेम रॉक किंग ने अर्जुन देव के लिए अनुमानित किया था, वह आ गया। हालांकि अर्जुन देव ने रुकने का कोई नाम नहीं लिया। इस आदमी ने यह कैसे किया? फ्लेम रॉक सॉवरेन ने सदमे में कहा। संरचना की 3 परतों स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य के साथ अर्जुन देव की वर्तमान आभा एक भयानक स्तर तक बढ़ गई। एक बेहोश सम्राट की शक्ति उसके पीछे फैल गई, लंबे समय तक टिकी रही और एक दूसरे पर टिकी रही। फ्लेम रॉक सॉवरेन की आंखें लालटेन की तरह चमक उठीं क्योंकि वह प्रकाश की मोटी परतों के माध्यम से झांक रहा था। उन्होंने देखा कि अर्जुन देव ने पहले ही आदिम ऊर्जा के 7 स्ट्रैंड को संघनित कर दिया था। आदिम ऊर्जा के सभी धागे बेहद घने थे, जैसे वे सच्चे ड्रैगन हों। वे एक शक्तिशाली और राजसी तरीके से एक सम्राट के दिल के चारों ओर तैरते थे, हर दिल की धड़कन के साथ अंतहीन रूप से गर्जना करते थे। यह व्यक्ति वास्तव में आदिम ऊर्जा के किस्मे को परिष्कृत करना नहीं भूला जब वह उन्हें संघनित कर रहा था। फ्लेम रॉक सॉवरेन के दिल में सदमा अवर्णनीय था। ऐसा करने से अर्जुन देव सभी औषधीय ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। सूरज उग गया और डूब गया। एक और 3 दिन बीत गए। अर्जुन देव के पीछे सम्राट की शक्ति परत हो गई थी और पहले से ही असीम रूप से मोटी हो गई थी, लगभग ठोस हो रही थी। औषधीय प्रभाव पहले ही खत्म हो चुका है। उसके लिए अपनी आंखें खोलने का समय आ जाना चाहिए, फ्लेम रॉक सॉवरेन बुदबुदाया। जैसे ही फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अर्जुन देव के पीछे सम्राट की शक्ति को देखा, वह गहराई से द्रवित हो गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस चमत्कार को बनाने में मदद की थी। एक उपभोग अर्ध सम्राट जो आदिम ऊर्जा के 100 किस्म की खेती करता है। जब अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं तो ऐसा होगा जैसे कोई नया मार्शल सम्राट पैदा हो रहा हो। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अभी बात की थी कि अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। इस समय उसके पीछे सम्राट की शक्ति अचानक फूट पड़ी। पैंग! सम्राट की शक्ति जो इतने लंबे समय तक दबी हुई थी, इंद्रधनुष की तरह आकाश में उड़ गई, तुरंत फ्लेम रॉक सॉवरेन के गठन को तोड़ दिया। उसके बाद यह बादलों को छेद दिया और कई रंगीन बादलों में बदल गया, जिसने पूरे अंधेरे शहर को घेर लिया। इंद्रधनुषी रंग की रोशनी और सम्राट की शक्ति हर जगह फैल गई। डार्क सिटी के सभी काश्तकारों ने ऊपर देखा और इसे देखकर उनके दिल में सदमा लग गया। किस भाग्यशाली व्यक्ति ने अपने महान क्लेश को हवा और आग से मुक्त कर दिया, एक मार्शल सम्राट बन गया। केवल एक नया उन्नत मार्शल सम्राट ही इंद्रधनुष के बादलों को आकाश में फैलाने का कारण बनेगा, क्योंकि उनके सम्राट की शक्ति पर नियंत्रण की कमी थी। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो यह संभव नहीं लग रहा था। हवा और आग का महाक्लेश एक बड़ी हलचल पैदा करेगा। कोई संकेत कैसे नहीं हो सकता है। डार्क सिटी में केवल 13 महान डाकू ही अनुमान लगा सकते थे कि क्या हो रहा था। उन सभी ने एक ही समय में अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट की, यह सोचकर कि वे अपने उत्कीर्ण कार्ड देने के लिए सही थे। वह व्यक्ति उनकी प्रशंसा के योग्य था। फ्लेम रॉक महल में अर्जुन देव तैर रहे थे और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने से नहीं चुका। मैं सहने में सफल रहा। फ्लेम रॉक सॉवरेन हंसे, बधाई हो। हालांकि मुझे डर है कि मैं आपको अंतिम बात नहीं सिखा पाऊंगा। यह कथन अजीब लगते हुए अर्जुन देव ने पूछा, ऐसा क्यों? फ्लेम रॉक सॉवरेन ने बेप्सी से समझाया, मूल रूप से मैं हवा और आग के एक महान क्लेश का अनुकरण करने की तैयारी कर रहा था, ताकि आपको यह महसूस हो सके कि यह कैसा है। हालांकि आप मेरी उम्मीदों से परे बहुत तेजी से बढ़े। मैं पहले से ही हवा और आग के आपके महान क्लेश का अनुकरण करने में सक्षम नहीं हूं। यदि आप हवा और आग के महान क्लेश को दूर करने में कामयाब रहे, जिसका मैंने अनुकरण किया, तो यह आपको एक गलत धारणा देगा। यह न केवल बेकार होगा, बल्कि इससे आपको नुकसान भी होगा।
इस जवाब ने अर्जुन देव को दंग कर दिया। यह वास्तव में एक को घबराहट महसूस कराता है। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस अवधि के दौरान आपको जाना चाहिए और अन्य महान डाकुओं से मिलना चाहिए। साथ ही आपको हेवनली स्टार आइलैंड लौटने से पहले अपनी खेती को स्थिर करना चाहिए। जब आप ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करते हैं तो मुझे निमंत्रण भेजना न भूलें। ऐसा लग रहा था कि अभिमा ने पहले ही अर्जुन देव की योजना के बारे में फ्लेम रॉक सॉवरेन को बता दिया था। फ्लेम रॉक सॉवरेन के मदद के लिए आने के साथ अर्जुन देव ने ड्रैगन गेट को फिर से स्थापित करने में अधिक आत्मविश्वास प्राप्त किया। अर्जुन देव ने मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, मैं सीनियर की दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अभिमा पर नजर डाली जो मंडप में अकेले पी रही थी। फिर उसने आह भरी और कहा, छोटे दोस्त, मैं यह बहुत ईमानदारी से कहता हूं। मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है कि आप इस एहसान का बदला चुकाते हैं या नहीं। यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो अभिमा की अच्छी देखभाल करें और बड़े भाई वृक्षदेव की मृत्यु के कारण की जांच करें। अभी आपके पास जबरदस्त भाग्य है और थंडर सॉवरेन आपके पीछे खड़ा है। कुछ चीजें हैं जो आपके लिए करने के लिए सुरक्षित हैं अगर मैंने उन्हें किया है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो। यहां तक कि अगर सीनियर ने इसका उल्लेख नहीं किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। सभी 13 महान डाकुओं के दर्शन की प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली। ये सभी संप्रभु मार्शल सम्राट पहले से ही अर्जुन देव की कृपा से आश्वस्त थे। जब वे मिले और कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया तो वे और भी अधिक संतुष्ट महसूस किए। अर्जुन देव हमेशा वरिष्ठ विशेषज्ञों का सम्मान करते थे। वह अहंकार या सीमा से बाहर नहीं काम करेगा। यदि अन्य लोग उसका सम्मान करते हैं तो वह उसी स्तर का सम्मान लौटाएगा। वह हमेशा इसी तरह काम करता था। सभी महान डाकुओं का दौरा करने के बाद उन्हें वास्तव में उन सभी के साथ एक बंधन बनाने के लिए माना जा सकता है। प्राचीन काल से अर्जुन देव शायद एकमात्र उत्कृष्ट युवा प्रतिभा थे जिन्होंने काला सागर के सभी 13 महान डाकुओं की दोस्ती हासिल की थी। काला सागर में मामलों को खत्म करने के बाद अर्जुन देव हेवनली स्टार द्वीप पर लौटने के लिए उत्सुक थे, चाहते थे कि वह तुरंत वहां पहुंच सके। 4 बार ड्रैगन ने युद्ध रथ को खींच लिया क्योंकि वे बादलों के माध्यम से सरपट दौड़ रहे थे, बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वे स्वर्गीय स्टार द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। दरअसल अब तक उसकी गति बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ से अधिक हो गई थी। हालांकि उन्होंने बाढ़ ड्रैगन की मजबूत काया को साझा नहीं किया जो अनिश्चित काल तक उनकी गति बनाए रख सकता था। एक लंबी यात्रा के लिए बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ का उपयोग करना अधिक उपयुक्त था, यह अधिक प्रभावी भी होगा। युद्ध रथ के अंदर अर्जुन देव अपनी साधना में पीछे नहीं रहे। अब उसके पास प्राइमर्डियल एनर्जी के 100 स्ट्रैंड और हाफ स्टेप गोल्डन बॉडी थी और उसने इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी, 1000 ईयर हेगमोनी एस्टेब्लिशमेंट और अंडर ड्यूइंग ड्रैगन प्रोफाउंड/3 मेडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक को समझ लिया। इसके अलावा उन्होंने इन सभी मेडियल ग्रेड गहन मार्शल तकनीकों का अभ्यास किया था। आपात स्थिति में उसके पास अभी भी एक घाघ तकनीक थी। शार्प स्पिरिट फिंगर थी जो एक बिंदु पर अपनी सारी ऊर्जाओं को तुरंत केंद्रित कर सकती थी। इतनी ताकत के साथ अगर अर्जुन देव को फिर से फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट का सामना करना पड़ा तो उन्हें अपना खुद का रखने के लिए साइकिल बैनर का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि वह साइकिल बैनर का उपयोग करता तो वह आसानी से जीत हासिल कर लेता और उसे इतना प्रयास नहीं करना पड़ता जितना कि उसने ओल्ड होंग के साथ किया था। जहां तक दूसरे स्वर्ग के मार्शल सम्राटों की बात है, अर्जुन देव ने अभी तक उनकी ताकत का पता नहीं लगाया था, इसलिए वह इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके कि वह एक के खिलाफ कैसे प्रदर्शन करेंगे। हालांकि अगर वह भागना चाहता है तो दूसरा स्वर्ग मार्शल सम्राट इसके बारे में कुछ भी करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, अब मेरे पास अपनी ताकत बढ़ाने के 3 रास्ते हैं। पहला गड़गड़ाहट की मेरी चरम इच्छा है। दूसरा मेरी 70% समझ में आने वाली कृपाण आत्मा है। तीसरा पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन में सफलता हासिल कर रहा है। अर्जुन देव ने शांति से विश्लेषण किया। ये तीनों रास्ते आसान नहीं थे। गड़गड़ाहट की चरम इच्छा के लिए उसे एक जन्मजात थंडर क्रिस्टल को संघनित करने से पहले अभौतिक को साकार करने की आवश्यकता थी।
कृपाण आत्मा के लिए स्वर्ग में चढ़ना उतना ही कठिन होगा जितना कि कृपाण आत्मा के लिए 100% समझ जाने के बाद कृपाण डोमेन बनाना। जहां तक पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की 7वीं परत को तोड़ने की बात है, तो 8वीं परत तक आगे बढ़ने से पहले उसे एक और बिजली के क्लेश से गुजरना होगा। जाहिर है, इन तीनों रास्तों को एक ही समय में नहीं लिया जा सकता था। अर्जुन देव को उनकी प्राथमिकता के अनुसार एक एक करके उन्हें लेना पड़ा। हेवनली स्टार आइलैंड पर वापस जाते समय अपनी खेती को स्थिर करने और दैनिक रूप से आदिम ऊर्जा को अवशोषित करने के अलावा उन्होंने इस समस्या पर विचार किया। जब अर्जुन देव हेवनली स्टार आइलैंड से केवल 3 दिन दूर थे, तो उन्होंने पहले अपनी कृपाण आत्मा को सुधारने का फैसला किया। आखिरकार अर्जुन देव एक ब्लेड्समैन थे। इससे पहले कि वह मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़े, उसे अपना खुद का कहने के लिए एक कृपाण डोमेन बनाना चाहिए। अब जब कृपाण आत्मा की उनकी साधना पहले से ही अपने बाद के चरणों में पहुंच चुकी है, तो अर्जुन देव अपनी साधना की गति बढ़ाने के लिए केवल पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स पर भरोसा कर सकते थे। हेवनली स्टार आइलैंड लौटने के बाद वह इस पर समाचार मांगने के लिए एज़्योर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन को प्राप्त करेगा। एक झटके में 3 दिन बीत गए। जब अभिमा ने अर्जुन देव को स्वर्गीय तारा द्वीप के सामने आने की सूचना दी, तो उन्होंने खेती करना बंद कर दिया और रथ से बाहर आ गए। उसके सामने का विस्टा फैल गया। परिचित समुद्री क्षेत्र आगे दिखाई दिया। केवल नग्न आंखों से वह हेवनली स्टार आइलैंड का सिलहूट देख सकता था। वह इसके निकटतम उपग्रह द्वीप को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। अब हेवनली स्टार द्वीप ने पहले से ही अपने समुद्री क्षेत्र के भीतर सभी उपग्रह द्वीपों को पकड़ लिया है। अब किसी भी बाहरी व्यक्ति ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव के जाने से पहले उन्होंने बैंगनी रंग के कपड़े पहने मार्क्विस, एक ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट को भगा दिया था। इस मामले के परिणामस्वरूप हेवनली स्टार द्वीप की प्रतिष्ठा पूरे पश्चिमी सागर में फैल गई। जो कोई भी हेवनली स्टार आइलैंड को निशाना बनाना चाहता था, उसे पहले अपनी ताकत पर ठीक से विचार करना पड़ता था। अन्यथा चीजें उनके लिए अच्छी तरह से समाप्त नहीं होंगी। जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे दूरी को बंद किया, अर्जुन देव, जो अब हवा में चल रहे थे, पहले से ही अपनी नग्न आंखों से स्वर्गीय स्टार द्वीप पर इमारतों को देख सकते थे। अर्जुन देव की दृष्टि में प्रवेश करने वाली पहली चीज एक विशाल और राजसी शहर थी। यह समुद्र तट पर एक विशाल ट्रू ड्रैगन की तरह लग रहा था। इस शहर के अस्तित्व ने क्षेत्र में ज्यामिति को कम कर दिया, जिससे सभी भाग्य इकट्ठा हो गए और स्वर्गीय स्टार द्वीप को घेर लिया। हेवनली स्टार आइलैंड के ऊपर बादलों में एक अस्पष्ट ड्रैगन क्यूई को देखा जा सकता है, जो अंदर और बाहर घूमता है, जिससे यह असाधारण दिखता है। यह शहर अब एक पवित्र शहर की भव्यता को अस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, लूनर पैलेस के ब्राइट मून सिटी से नहीं हारता है। राजसी शहर के द्वारों पर 3 बड़े भव्य शब्द थे, स्वर्गीय ड्रैगन सिटी। सैनिक शहर की दीवारों पर पहरा दे रहे थे, सभी ने एक ही वर्दी पहनी हुई थी। अर्जुन देव ने एक नजर डाली और देखा कि यह वर्दी पिछले ड्रैगन्स गेट की वर्दी थी। हालांकि इसमें ड्रैगन के गेट का प्रतीक गायब था। यह मनीषा मिहिर का काम होना था। जैसे ही वह हवा में खड़ा हुआ और इस राजसी शहर को देखा, वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। अप्रत्याशित रूप से केवल 1 वर्ष में मनीषा मिहिर ने पुराने शहर के खंडहरों पर एक विशाल महानगर का निर्माण करते हुए शहर के अधिकांश हिस्से का निर्माण करने में कामयाबी हासिल की। मनीषा मिहिर एक अद्भुत लड़की थीं, जिन्होंने जीथर, शतरंज, सुलेख और कला, यहाँ तक कि दवा और अटकल, शोधन और शराब बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो हर चीज में अच्छा व्यक्ति था। उन्होंने वास्तव में अर्जुन देव की बहुत मदद की। रुको! सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस द्वारा जारी किए गए एज़्योर रोप टोकन के बिना किसी को भी सीधे शहर में उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। यदि आपके पास एक नहीं है, तो कृपया शहर के द्वार से प्रवेश करें। यदि आप अंदर घुसना चाहते हैं, तो हम शहर की सुरक्षात्मक संरचनाओं को सक्रिय करेंगे। जैसे ही बादलों में अर्जुन देव शहर की ओर उड़ने की तैयारी कर रहे थे, शहर के द्वार के ऊपर एक दृश्य ने उन्हें थोड़ा भौहें चढ़ा दी। शंक्वाकार बांस की टोपी पहने काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह गार्डों के माध्यम से घुसना चाहता था और सीधे अंदर उड़ना चाहता था। अर्जुन देव जानते थे कि हर पवित्र नगरी में ऐसे नियम होंगे। एक सम्मानित अतिथि होने के बिना
किसी को अपनी इच्छानुसार शहर के बारे में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्राइट मून सिटी और डार्क सिटी में भी ऐसा ही था, जहां वह पहले गया था। लोगों का यह समूह स्पष्ट रूप से जानता था कि ऐसे नियम थे और उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश करने का साहस किया। सबसे अधिक संभावना है यह यहां परेशानी पैदा करने के लिए था। अर्जुन देव ने देखा और स्थिति वास्तव में वैसी ही थी जैसी उन्हें उम्मीद थी। समूह का नेता आधा कदम वाला मार्शल सम्राट था। पीछे चलने वाले बाकी लोग विभिन्न ग्रेड के सभी अर्ध सम्राट थे। क्या ताकत! किस गुट ने इस समूह को भेजा? अर्जुन देव मन ही मन सोच रहा था। क्या मजाक है? हम पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के लोग हैं। आपके महत्वहीन स्वर्गीय ड्रैगन सिटी में आने पर हमें किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता क्यों है? जल्दी से एक तरफ हट जाओ और हमें शहर में प्रवेश करने से न रोकें। अन्यथा असभ्य होने के लिए हमें दोष न दें। समूह का नेतृत्व करने वाले काले कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति ठंड से हंसा क्योंकि उसने अपनी शंक्वाकार बांस की टोपी और लबादा हटा दिया, जिससे पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के लिए अद्वितीय उग्रलाल ड्रैगन पैटर्न वाले वस्त्र दिखाई दिए। उसके पीछे के 4 लोगों ने अपनी पहचान प्रदर्शित करते हुए अपनी टोपी और लबादे भी उतार दिए। तो यही चल रहा है। अर्जुन देव अब समझ गए। ताकत के इस तरह के प्रदर्शन के साथ केवल पश्चिमी सागर के अत्याचारी, पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस, जिम्मेदार हो सकते हैं। शहर की दीवार के ऊपर के दृश्य ने तुरंत हंगामा मचा दिया। शहर में प्रवेश करने के लिए लाइन में खड़े कई काश्तकारों ने सभी को देखा। दिलचस्प! यह शायद 8वीं बार है जब पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस ने लोगों को पहले ही परेशानी पैदा करने के लिए भेजा है। यह अपरिहार्य है। हेवनली स्टार आइलैंड बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। उनकी कई बड़े पैमाने पर नीलामियों ने पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस से सुर्खियां बटोरी। अब स्वर्गीय तारों वाले महासागर के पश्चिमी सागर का उल्लेख करते समय कोई सबसे पहले स्वर्गीय तारा द्वीप के बारे में सोचेगा। पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से दबा दिया गया है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ नीलामी नहीं है। हेवनली स्टार आइलैंड द्वारा निर्मित गुप्त खजाने, शराब और युद्ध कवच सभी उच्च गुणवत्ता वाले हैं। ऐसे शहर के लिए समृद्ध नहीं बनना मुश्किल होगा। आंखों वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय स्टार द्वीप के उदय को देख सकता है। इस बार पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस को वास्तव में एक कोने में धकेल दिया गया है, यह सोचने के लिए कि वे स्वर्गीय स्टार द्वीप को दबाने की कोशिश में इतने सीधे थे। मुझे आश्चर्य है कि इस बार हेवनली स्टार आइलैंड कैसे प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने पिछले कुछ समय को सहन किया। शहर के द्वार पर हुई चर्चाओं ने अर्जुन देव को एक अच्छा विचार दिया कि क्या हो रहा है। उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। पुराने अत्याचारी के लिए नए उभरते गुटों को दबाना और धमकी देना कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि उन्हें अर्जुन देव को कभी परेशानी नहीं देनी चाहिए थी। शहर की सुरक्षात्मक संरचनाएं? आप किसे डरा रहे हैं? यदि आप वास्तव में गठन को सक्रिय करने का साहस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप युद्ध शुरू करने का इरादा रखते हैं। उस समय मेरा पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग 7 रंगीन मार्क्विस का नेतृत्व करेगा और मिनटों में आपके स्वर्गीय स्टार द्वीप को समतल कर देगा। समूह का नेतृत्व करने वाला काले कपड़े पहने बूढ़ा ठंडे स्वर में चिल्लाया। इस जवाब ने गार्डों को असंतुष्ट कर दिया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। पाव मारना। बस एक महत्वहीन स्वर्गीय ड्रैगन सिटी, और आप ऐसी हवा देने का साहस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक पवित्र शहर हैं? काले कपड़े पहने आदमी ने सीधे हथेली पर प्रहार किया और गार्डों को सामने से उड़ते हुए भेज दिया। ये गार्ड केवल मार्शल मोनार्क थे और कप्तान एक मार्शल ऋषि थे। गठन को सक्रिय किए बिना वे इस आधे कदम वाले मार्शल सम्राट से पहले चींटियों की तरह थे। आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के अचानक हमला करने के साथ वे कैसे अवरुद्ध कर सकते थे? इसलिए उन्हें गंभीर चोटें आईं और वे शहर में गिर गए। यह देखकर कि पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के लोगों ने वास्तव में हमला करने की हिम्मत की, शहर के द्वार पर देख रहे सभी लोगों ने अपने भाव बदल दिए। पश्चिमी सागर के बुजुर्गों के इस समूह के लिए शहर के रक्षकों पर हमला करना बहुत अधिक था। ये लोग कौन थे? वे डिवाइन ड्रैगन पैलेस के बुजुर्ग थे, उच्च स्तर के लोग।
हालांकि शहर की रक्षा करने वाले गार्ड हेवनली स्टार द्वीप में सबसे निचले स्तर के थे, एक हड़ताल के लायक भी नहीं। इतनी ताकत के साथ वे हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत भी करते हैं। काले कपड़े पहने बूढ़ा ठंडे स्वर में मुस्कुराया। फिर वह अपने साथ 4 लोगों को ले गया और शहर में उड़ने के लिए तैयार हो गया। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। हालांकि जैसे ही चारों शहर में उड़ने वाले थे, 4 ड्रैगन दहाड़ों के साथ आकाश में एक उग्र चीख गूंज उठी। सभी ने देखा कि 4 गहरे समुद्र में बाढ़ वाले ड्रैगन आकाश से नीचे आ रहे हैं, एक युद्ध रथ खींच रहे हैं जिसमें एक सफेद कपड़े पहने आदमी लगाम पकड़े हुए था। इस आदमी ने 5 पर चार्ज करते हुए एक बढ़ती हुई आभा बिखेरी। जैसे ही काले कपड़े पहने बूढ़े ने एक चाल चली, अर्जुन देव का चेहरा डूब गया था। अप्रत्याशित रूप से लोगों के इस समूह ने इस तरह की असावधानी दिखाई। इन लोगों ने अपनी स्थिति को नजरअंदाज कर दिया और यहां तक कि शहर के गार्डों को भी घायल कर दिया, कुछ मार्शल सम्राट, सिर्फ छोटे पात्र। यह वास्तव में असहनीय था। अर्जुन देव की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा क्योंकि वह बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ पर सवार हो गया और आगे बढ़ गया। युद्ध रथ पर सवार होकर पहुंचे अर्जुन देव की मजबूत आभा ने एक दिव्य प्राणी की तरह पराक्रमी दिखाई दिए। आधे कदम वाले मार्शल सम्राट नेता ने इस आभा के सामने कुछ हद तक स्तब्ध महसूस किया, जिससे उसके दिल में डर पैदा हो गया। बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ, वह नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव है। यही वह युद्ध रथ है जिसे उसने पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के यंग पैलेस मास्टर से छीन लिया था। बाढ़ अजगर युद्ध रथ को देखते ही सभी ने तुरंत अर्जुन देव की पहचान का अनुमान लगा लिया। यह युद्ध रथ मूल रूप से पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के यंग पैलेस मास्टर लेंग शाओफान का प्रतीक था। अब यह अर्जुन देव का प्रतीक बन गया और लेंग शाओफान का एक बड़ा उपहास। अर्जुन देव के अचानक प्रकट होने से पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के 5 लोगों को अंधा कर दिया गया, जिन्होंने उनसे पूरी तरह से उम्मीद नहीं की थी। नीला ड्रैगन राजा, नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव वापस आ गया है। हालांकि शहर की दीवारों पर मौजूद कई गार्ड सभी गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठे। जब पुराना शहर नष्ट हो गया था, तो अर्जुन देव सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुए थे, बुद्ध की हथेली पर प्रहार कर रहे थे। यह याद इन गार्डों के दिमाग में ताज़ा रही। शहर के लाखों लोग कृपाण के उस दृश्य को कभी नहीं भूलेंगे जब कृपाण ने बुद्ध की हथेली को आधा काट दिया और उस सफेद आकृति पर चमक के साथ असीम धूप बरसी। यह उनके दिमाग में गहराई से अंकित था। अर्जुन देव के मन में क्रोध आ गया। उन्होंने कमोबेश अनुमान लगाया कि लोगों का यह समूह इतना निडर क्यों था। हेवनली स्टार आइलैंड के लड़ाकू बलों में से सबसे मजबूत स्वाभाविक रूप से लैन शाओबाई और लैन तियांजी के गुरु, जीवन रिक्विजिटर असुर, बगीश लैन, एक चोटी ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट थे। हालांकि बगीश लैन के नीचे हेवनली स्टार आइलैंड केवल लैन शाओबाई, एल्डरकिन, मनीषा मिहिर और अन्य अर्ध सम्राटों पर भरोसा कर सकता था, जो आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। यदि बगीश लैन ने इस आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के खिलाफ एक कदम उठाया, तो यह पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन किंग को एक अवसर देगा। उस समय वह आएगा और जिम्मेदारी का पीछा करेगा, यह कहते हुए कि बगीश लैन ने नियमों का पालन नहीं किया और एक जूनियर पर हमला किया, हेवनली स्टार आइलैंड को जुझारू के रूप में कास्ट किया। ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों के पास नियम थे जिनका ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों को पालन करना था। अगर वे मार्शल सम्राट के तहत किसी पर कदम उठाते हैं तो उनके सर्कल में उनकी भारी आलोचना की जाएगी। हालांकि अगर बगीश लैन ने कोई कदम नहीं उठाया, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो लोगों के इस समूह को दबा सके। इसलिए जब दूसरा पक्ष बार बार परेशानी पैदा करने के लिए आया, तो नवनिर्मित हेवनली ड्रैगन सिटी को अंतहीन रूप से दबा दिया। मनीषा मिहिर और अन्य लोग केवल सहन कर सकते थे। यदि चीजें बढ़ती हैं तो पीड़ित होने वाला स्वर्गीय तारा द्वीप होगा। एक संप्रभु मार्शल सम्राट के रूप में पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग की ताकत के अलावा 7 रंगीन मार्क्विस भी थे। वर्तमान स्वर्गीय सितारा द्वीप अभी भी इन गुटों से लड़ने में असमर्थ था जो हजारों वर्षों से विरासत में मिले थे। अंत में ड्रैगन के गेट में अभी भी कुछ संचय की कमी थी और वह एक कदम में वहां नहीं पहुंच सकता था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वास्तविक आधे कदम वाले मार्शल सम्राट ने एक मार्शल सम्राट पर एक कदम उठाया था। अर्जुन देव यह सहन नहीं कर सके।
पश्चिमी सागर ड्रैगन पैलेस वास्तव में सी मोनार्क के पुराने गार्ड होने के लिए रहता है। मुझे अपना नाम बताओ। अर्जुन देव युद्ध रथ पर खड़े थे, एक हाथ से लगाम पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से अपनी पीठ के पीछे थे, क्योंकि उन्होंने हमला करने वाले काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को ठंड से देखा। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को अपने दिल में एक अजीब सी भयावहता महसूस हुई। वह वास्तव में अर्जुन देव की आभा के सामने डरपोक महसूस कर रहा था। क्या चल रहा है? हालांकि पिछले वर्ष में उनके सुधार भयानक हैं, उपभोग अर्ध सम्राट तक पहुंचकर मैं एक आधा कदम मार्शल सम्राट हूं। मैं उसके सामने आशंकित क्यों महसूस करता हूं, यहां तक कि उसकी निगाहों से मिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा हूं। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी का माथा पसीने से तरबतर हो गया। ऐसी स्थिति क्यों हुई? इसके बारे में सोचने के बाद भी वह इसका पता नहीं लगा सका। अर्जुन देव की भारी उपस्थिति के दबाव में काले कपड़े पहने बूढ़े ने कुछ अनजाने में अपना नाम दे दिया। इस बूढ़े व्यक्ति के परिवार का नाम ठाकुर है। मेरा दिया गया नाम यूहाना है। मैं पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस का एक आंतरिक दरबार बुजुर्ग हूं। इतना कहने के बाद यूहाना ठाकुर को तुरंत पछतावा हुआ। मैं एक आधा कदम मार्शल सम्राट हूं। मुझे एक उपभोग अर्ध सम्राट के शब्दों का पालन क्यों करना चाहिए? जैसे ही यूहाना ठाकुर कुछ कहना चाहती थी, अर्जुन देव के अगले शब्दों ने उन्हें बहुत घुटन महसूस कराई। माफी मांगो और अब मुआवजा दो, और मैं पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा को कुछ चेहरा दिखाऊंगा। मैं दिखावा करूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ। जब यूहाना ठाकुर ने यह सुना तो वह भड़क गया। क्या मजाक है? आप चाहते हैं कि मैं, एक वास्तविक आधा कदम मार्शल सम्राट, एक मार्शल सम्राट से माफी मांगूं? एज़्यो ड्रैगन किंग, क्या ऊंट ने आपके सिर पर लात मारी? पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ को छीनने के बाद आप इसे इतनी बेशर्मी से उपयोग करने की हिम्मत करते हैं। तुम पहले ही अपने आप को इतनी बड़ी परेशानी का कारण बन चुके हो, और फिर भी तुम इतने अहंकारी होने की हिम्मत करते हो। आप शायद युवा पीढ़ी में से अकेले हैं जो ऐसे हैं। इससे पहले अर्जुन देव की आभा की अद्भुत ताकत ने यूहाना ठाकुर को कुछ समय के लिए स्तब्ध कर दिया था। अब उन्होंने इस क्षण को अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने और अर्जुन देव की गति पर लगाम लगाई, चीजों को पलट दिया और अर्जुन देव से सवाल किया। जिस व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए वह आप हैं, एक स्नॉट नोज्ड बव्वा। यदि आप मुझसे अभी भीख मांगते हैं तो मैं पूर्वी सागर ड्रैगन किंग के सामने आपके लिए कुछ अच्छे शब्द रख सकता हूं और आपको मौत के लिए बहुत दुखी नहीं मरने दे सकता हूं। अर्जुन देव को यूहाना ठाकुर की बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं इसे आखिरी बार कहूंगा। आप माफी मांगने जा रहे हैं या नहीं? शहर के द्वार पर कई किसान समझ नहीं सके। अर्जुन देव, एक उपभोग अर्ध सम्राट, एक आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के सामने इस तरह की हवा देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? माफी मांगने के लिए दूसरे पक्ष पर दबाव डालने की हिम्मत उन्हें कहां से मिली? कुछ नहीं कहने जा रहा है। उस स्थिति में मैं इसे ऐसे मानता हूं जैसे आप अपना मौका खो रहे हैं। आपको कोई मौका नहीं देने और बहुत निर्दयी होने के लिए मुझे दोष न दें। अर्जुन देव के उदासीन शब्दों के बाद थंडर ड्रैगन स्टेप्स का उपयोग करते हुए उनकी आकृति चमक उठी और हवा में उड़ गई। यूहाना ठाकुर के होंठ ठंडी मुस्कान में मुड़े हुए थे। यह अच्छा है। यह एक ऐसा अवसर है जो खुद को मेरे दरवाजे तक पहुंचा रहा है। मैं इसे मिस नहीं कर सकता। यहां अर्जुन देव को हराना हेवनली ड्रैगन सिटी में कुछ परेशानी पैदा करने से 100 गुना बेहतर है। यह हेवनली ड्रैगन सिटी की प्रतिष्ठा को नीचे गिराने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। ऐसा अहंकार। भले ही मैंने आप पर हमला नहीं किया, आप वास्तव में पहला कदम उठाने की पहल करने की हिम्मत करते हैं। हालांकि यूहाना ठाकुर के बोलने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी मुस्कान खो दी। अर्जुन देव, जो अभी भी एक क्षण पहले दृष्टि के भीतर था, अचानक गायब हो गया था। क्या चल रहा है? एल्डर ठाकुर, पीछे। वह आपके पीछे है। यूहाना ठाकुर जिन साथियों को साथ लेकर आए थे, वे जल्दी से बुलाए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने तेज होंगे। मुझ पर चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम मौत की तलाश कर रहे हो। चिल्लाते ही यूहाना ठाकुर के शरीर से एक भयानक आभा उमड़ पड़ी।
फिर वह मुड़ा और मुक्का मारा। यह झटका बेहद भारी था, जिससे जगह कांपने लगी और गूंजने लगी। यहां तक कि शहर के फाटकों के आसपास की जमीन भी थोड़ी हिल गई। हालांकि उम्मीदों के विपरीत यूहाना ठाकुर का मुक्का हवा में उतरा। एक थप्पड़ लगने से पहले उसने अर्जुन देव की छाया को भी नहीं देखा, जिससे उसका शरीर चारों ओर घूम रहा था और ऊपर उड़ गया था। जब यूहाना ठाकुर ने अपना पैर पाया और अपना चेहरा रगड़ा, तो उसने आगे देखा, लेकिन फिर भी अर्जुन देव की आकृति को नहीं देखा। यूहाना ठाकुर के हाव भाव बेतहाशा बदल गए। फिर वह किसी और चीज की परवाह किए बिना बिजली की गति से घूमता रहा। पा यूहाना ठाकुर के चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा। फिर प्रभाव के परिणामस्वरूप उसका शरीर और भी तेज गति से वापस आ गया। फिर भी उन्होंने अर्जुन देव की आकृति को नहीं देखा। उसके दिल में डरावनी लहर उभर आई। यूहाना ठाकुर ने हवा को धक्का दिया और जल्दी से सामने की ओर मुड़ गया। उसी पल में तेज हवा चली। हर गोल के साथ यूहाना ठाकुर चारों ओर घूमता था। उसने दुनिया की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा चलाया। दोनों थप्पड़ों ने उसे भ्रमित और विचलित कर दिया। उसने अर्जुन देव की आकृति को अपनी आंखों से पकड़ने की कोशिश करने के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। हालांकि जब यूहाना ठाकुर ने 1 सेकंड के एक अंश के लिए तेज गति से घूमना बंद कर दिया, तो उनके चेहरे पर एक और हाथ का निशान दिखाई दिया। इस हड़ताल ने उसे विपरीत दिशा में घूमने के लिए भेजा। जब वह रुके, तब भी उसे अर्जुन देव की आकृति नहीं दिखाई दी, यहां तक कि उसकी छाया भी नहीं। एल्डर ठाकुर, पीछे पीछे, मेरे पीछे। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपकी छाया भी नहीं देख सकता। यूहाना ठाकुर को बहुत उदासी महसूस हुई, लेकिन उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय प्रकाश की एक चमक के साथ वह फिर से मुड़ने से पहले बिजली की गति से आगे बढ़ गया। पा 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 थप्पड़ों की दरार से हवा भर गई। जब तक यूहाना ठाकुर मुड़ा, उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया या वह कितनी तेजी से चला गया, जब तक वह मुड़ा, एक थप्पड़ उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि अर्जुन देव हर समय यूहाना ठाकुर के पीछे रहे। यूहाना ठाकुर को छोड़कर हर कोई इसे देख सकता था। जब तक वह मुड़ा, उसे एक थप्पड़ लगा, जिसने उसे वापस घुमाया। यह बहुत हास्यास्पद लग रहा था, जिससे शहर के रक्षक और अन्य जगहों से आए किसान एक साथ जोर से हंसने लगे। यूहाना ठाकुर के साथ आए 4 लोगों को बेहद अपमानित महसूस हुआ। इस बार उन्होंने अपना सारा चेहरा खो दिया था। यूहाना ठाकुर को भ्रमित और भटकी हुई स्थिति में डाल दिया गया था। इसके अलावा वह अभी भी एक मूर्ख की तरह काम करता था, उसे थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति की तलाश करता था, यह सोचने के लिए कि यह आदमी आज अपना मिल जाएगा। एजियो ड्रैगन किंग वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरता है। हर बार जब ये बूढ़े साथी अपनी ताकत दिखाने के लिए आते थे, तो हेवनली ड्रैगन सिटी उनसे निपट नहीं पाती थी। मैं बहुत पहले से इस बारे में निराश महसूस कर रहा था। अगर मिस मनीषा मिहिर ने यह नहीं कहा होता कि हमें सुरक्षात्मक संरचना को सक्रिय नहीं करना चाहिए, तो वह यह नहीं सोचते कि वह हेवनली ड्रैगन सिटी में हंगामा कर सकती है। जब पहरेदारों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी अपनी कुंठाओं से राहत महसूस कर रहे थे। खबर मिलने के बाद मनीषा मिहिर और उनका ग्रुप तुरंत दौड़ते हुए आ गया। शुरुआत में वे अर्जुन देव को लेकर चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो अनजाने में उनके होठों पर एक मुस्कान खिल गई। हाँ, एजियो ड्रैगन किंग, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। हवा में कई हजार बार थप्पड़ मारने के बाद यूहाना ठाकुर ने आखिरकार एक बार फिर मुड़ने के बाद अर्जुन देव की आकृति को देखा। फिर वह पागलों से हंसने लगा। उसके स्वर में कुछ खुशी भी थी। यूहाना ठाकुर एक छोटे बच्चे की तरह दिखाई दिए जो तत्काल एक निश्चित वस्तु की तलाश कर रहा था और उसे खोजने के बाद हार्दिक संतुष्टि प्राप्त की। हालांकि सब कुछ देखने वाले पर्यवेक्षकों को पता था कि इस बार अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं चले थे, जिससे यूहाना ठाकुर उन्हें देख सके। हर कोई दुख का एक निशान महसूस करने में मदद नहीं कर सका कि यह खत्म हो गया था। यूहाना ठाकुर को सच में मूर्खतापूर्ण थप्पड़ मारा गया था। भले ही उसका चेहरा पहले से ही सुअर के सिर की तरह सूज गया था, फिर भी वह इतनी खुशी से हंस सकता था।
तुम इतने खुश क्यों हो? मैं बस तुम्हें पीछे से थप्पड़ मारते मारते थक गया हूं। अर्जुन देव की आंखें सिकुड़ गईं। जब वह मुस्कुराता था तो उसका सुंदर और नाजुक चेहरा अच्छा लग रहा था। हालांकि दूसरों की नज़र में यह ठंडी मुस्कान बहुत भयानक लग रही थी, जैसे कि वह किसी प्रकार का दानव हो।